अचानक तुम्हारे हाथ एक ऐसी ब्लैक कार्ड लग जाती है जिसकी लिमिट पूरे 100 अरब युआन 100 बिलियन आरएमबी है। सबसे हैरानी की बात यह कि हर महीने इसकी लिमिट फिर से 100 अरब युआन हो जाती है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये पूरी रकम सिर्फ एक महीने के अंदर खर्च करनी होगी, वरना सिस्टम तुम्हें खत्म कर देगा। इसी बीच तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पिता सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करता है। वो तुम्हें अनाथ और गरीब कॉलेज छात्र कहकर अपमानित करता है और 10 रुपए लाख 1 लाख आरएमबी नहीं, मूल कहानी के अनुसार 1 लाख आरएमबी के बराबर तुम्हारे चेहरे पर फेंकते हुए कहता है, ये पैसे लें और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जा। तुम उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ते हो। तभी तुम्हारे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती है, कॉस्मिक टाइकून सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। 100 अरब युआन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस राशि को एक महीने के भीतर खर्च करें, अन्यथा मिशन असफल माना जाएगा और सिस्टम आपको समाप्त कर देगा। अगर तुम इस महीने का मिशन पूरा कर लेते हो तो अगले महीने की पहली तारीख को फिर से 100 अरब युआन मिलेंगे। लगातार 12 महीने तक ये मिशन पूरा करने पर सिस्टम खुद हट जाएगा और तुम्हें मिलेगा एक रहस्यमयी अंतिम इनाम, साथ ही अतिरिक्त 100 अरब युआन। तुम्हें यकीन ही नहीं होता, तुरंत मोबाइल निकालकर बैंक बैलेंस चेक करते हो। स्क्रीन पर मैसेज चमकता है, आपके खाते में 100 अरब युआन जमा कर दिए गए हैं। बैंक बैलेंस देखकर तुम पूरी तरह हैरान रह जाते हो। तो ये सपना नहीं था, सच में मेरे खाते में 100 अरब हैं। फिर तुम सोचने लगते हो, एक महीने में 100 अरब खर्च करना भी कोई आसान काम है? लगता है इस साल शहर की पूरी अर्थव्यवस्था मुझे ही चलानी पड़ेगी। तभी तुम्हारी नजर सामने मौजूद एक बैंक पर पड़ती है। तुम सीधे वीआईपी सेक्शन की तरफ बढ़ जाते हो। वहाँ एक खूबसूरत बैंक मैनेजर तुम्हारा स्वागत करती है। नमस्ते सर, मेरा नाम किन शियाओनान है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मुस्कुराकर कहते हो, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। इतने में पीछे से एक आने भरी आवाज आती है, अरे ये तो हमारा क्लासमेट किन मुंह है, वही अनाथ लड़का वीआईपी सेक्शन में क्या कर रहा है? तुम पीछे मुड़कर देखते हो, सामने खड़ा है तुम्हारा अमीर क्लासमेट लिन तियानसी, जिसके साथ उसकी नई गर्लफ्रेंड भी है। लिन हंसते हुए कहता है, तुम जैसे गरीब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार तुम चुप नहीं रहते, लगता है आज सुबह तुमने नाश्ता नहीं कुछ और खाया है, तभी तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है। तुम्हारा जवाब सुनकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि कॉलेज में पहली बार तुमने उसकी बेइज्जती का जवाब दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड भी हंसते हुए कहती है, आज पहली बार असली अनाथ देखा है। दोनों जोर जोर से हंसने लगे हैं, लेकिन तुम भी मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बातें तुम्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही। लिन गुस्से में चिल्लाया, गरीब हंस किस बात पे रहा है? तुम शांत आवाज में बोले, आज मैं गरीब हूँ लेकिन हमेशा नहीं रहूंगा। बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगा कि असली अमीर कौन है। तुम्हारे मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, 100 अरब युआन से किसी 10-15 अरब की कंपनी खरीदना तो बच्चों का खेल है। अगर चाहूं तो इस लड़के की पूरी फैमिली की कंपनी भी बर्बाद कर सकता हूँ। लिन घमंड से बोला, मेरे घर की दौलत इतनी है कि सिर्फ बैंक का ब्याज ही खत्म नहीं होता। तुम मुस्कुराए, देखते हैं समय सबको जवाब देता है। फिर तुम बैंक मैनेजर से बोले, पहले मेरा काम कर दीजिए। लेकिन लिन बीच में बोल पड़ा, पहले मेरा काम करो। मेरी गर्लफ्रेंड के इस महीने के 1 लाख युआन पॉकेट मनी निकालनी है। उसकी गर्लफ्रेंड खुशी से उसे गले लगा लेती है। एक कॉलेज स्टूडेंट पर हर महीने 1 लाख युआन खर्च करना आम लोगों के लिए सिर्फ सपना था, लेकिन तुम उसकी बात सुनकर हंस पड़े। बस 1 लाख? इतनी सी रकम के लिए वीआईपी बैंक आए हो? एटीएम से भी निकाल सकते थे। लिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, तुमने जिंदगी में 1 लाख भी देखा है? तुमने बिना कुछ कहे अपनी ब्लैक कार्ड निकाली और बैंक मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोले, मैडम मेरे लिए 40 लाख युआन निकाल दीजिए। क्या, कितना? बैंक मैनेजर की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे पता था कि तुम एक गरीब छात्र हो, इसलिए उसके लिए ये रकम सुनना किसी झटके से कम नहीं था। लिन भी घबरा गया, ड्रामा बंद करो, तुम्हारे पास 40 लाख हो ही नहीं सकते। तुम मुस्कुराए, अगर मैंने 40 लाख निकाल लिए तो आज के बाद तुम मुझे दादाजी कहकर बुलाओगे, और अगर नहीं निकाल पाया तो मैं तुम्हें दादाजी कहूंगा। मंजूर है? लिन बिना सोचे बोला, मंजूर है। बैंक मैनेजर तुम्हें वीआईपी काउंटर तक ले गई। उसने कांपते हाथों से तुम्हारी ब्लैक कार्ड मशीन में डाली और 40 लाख युआन की रकम दर्ज कर दी। लिन की नजरें मशीन पर जमी थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, लेकिन अगले ही पल मशीन से आवाज आई, ट्रांजैक्शन सफल। पूरा बैंक एक पल के लिए शांत हो गया। ये कैसे हो सकता है? लिन की आंखें फटी रह गईं। उसकी गर्लफ्रेंड जो अभी तक तुम्हें गरीब समझकर हंस रही थी, अब तुम्हें अविश्वास और हैरानी से देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसके सामने वो खड़ी है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अरबों की दौलत वाला नया टाइकून है। जैसे ही कार्ड से पेमेंट सफल हुआ, बैंक मैनेजर चिन शियाओनान का रवैया पूरी तरह बदल गया। वो दोनों हाथों से आपका बैंक कार्ड वापस करते हुए सम्मान से बोली, मिस्टर किन, कृपया कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपके लिए 4 करोड़ रुपए नकद मंगवाती हूँ। आपने मुस्कुराकर कार्ड वापस लिया और शांत स्वर में कहा, धन्यवाद मैनेजर। इसके बाद आप धीरे धीरे मुड़े और सीधे लिन तियानसी की तरफ देखने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ देर पहले तक जो आपका मजाक उड़ा रहा था, अब खुद हैरान खड़ा था। आप हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या हुआ? शर्त याद है ना? अब जल्दी से अपने दादाजी को प्रणाम करो। लिन तियानसी पूरी तरह सन्न रह गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। अभी कल ही तो उसने कॉलेज की कैंटीन में आपको सूखी रोटी और अचार खाते देखा था। उसने तब भी आपका खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन सिर्फ एक दिन में किसी गरीब छात्र के पास 4 करोड़ रुपए कैसे आ सकते हैं? अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो जोर से बोला, समझ गया, तूने लॉटरी जीती है। वो फिर से घमंडी अंदाज में हंसते हुए बोला, किस्मत अच्छी निकली तेरी, लेकिन सिर्फ लॉटरी लग जाने से कोई अमीर नहीं बन जाता। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। ओह, तो बात ये है, हमें लगा सच में कोई बड़ा आदमी बन गया। आपने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम लेने का हक सिर्फ मेरे अपने लोगों को है, और हाँ, पहले शर्त पूरी करो, दादा कहो। फिर आपने ताना मारते हुए कहा, सोचो
तुम्हारे पापा को कितना अच्छा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा अचानक किसी और का पोता बन गया। ये सुनते ही लिन तियानसी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो, लॉटरी के पैसे ज्यादा दिन नहीं चलते। 4 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। मैंने तो कॉलेज के 4 साल में इतनी पॉकेट मनी खर्च की है। आपने हैरानी दिखाते हुए पूछा, क्या कहा? 4 साल में सिर्फ 4 करोड़? वो गर्व से बोला, हाँ, तुम्हारे जैसे गरीब लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने सिर हिलाया और लंबी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं, मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है। 4 साल में सिर्फ 4 करोड़ खर्च हुए? दादाजी होकर मुझे तो तुम्हारी गरीबी देखकर दुख हो रहा है। आपके मन में हंसी छूट रही थी। आखिर आपको तो एक महीने में 100 अरब रुपए खर्च करने थे, उसके सामने 4 करोड़ तो कुछ भी नहीं था। आपकी बात सुनकर बैंक मैनेजर चिन शियाओनान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय 4 बैंक कर्मचारी बड़े बड़े चांदी रंग के सुरक्षा बॉक्स उठाए हुए अंदर आए। हर बॉक्स में नकद भरा हुआ था। चिन शियाओनान सम्मान से बोली, मिस्टर किन, आपके 4 करोड़ रुपए तैयार हैं। अगर चाहे तो हम मशीन से दोबारा गिनवा देते हैं। आपने बेफिक्र होकर हाथ हिलाया और कहा, जरूरत नहीं, मुझे आप पर और इस बैंक पर पूरा भरोसा है। आपकी बात सुनकर चिन शियाओनान कुछ पल के लिए चुप रह गई। इतनी बड़ी रकम और बिना गिने ही ले जाना, ऐसा ग्राहक उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी एक बैंक कर्मचारी विनम्रता से बोला, सर, क्या हम ये पैसे आपकी कार तक पहुंचा दें? आपने मुस्कुराकर सिर हिलाया, उसकी कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर आप बैंक के बाहर की ओर चल पड़े। पीछे मुड़कर आपने चारों कर्मचारियों को इशारा किया और कहा, सब लोग मेरे पीछे आइए। चारों कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा अमीर आदमी इन 4 करोड़ रुपयों का करने क्या वाला है। सब लोग मेरे पीछे आइए। आपकी आवाज सुनते ही बैंक मैनेजर चिन शियाओनान तुरंत बोली, जल्दी चलिए, देखते हैं मिस्टर किन क्या करने वाले हैं। वो तेजी से आपके पीछे चल पड़ी। चारों बैंक कर्मचारी भी नकदी से भरे बॉक्स उठाकर उसके पीछे हो लिए। दूसरी तरफ लिन तियानसी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, मैं भी देखता हूँ आखिर ये करने क्या वाला है। इतना कहकर वो भी जल्दी जल्दी बैंक के बाहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही आप बैंक के मुख्य हॉल में पहुंचे, आपकी नजर सामने बेंच पर बैठी 4 बुजुर्ग महिलाओं पर पड़ी। आप मुस्कुराते हुए उनके पास गए। एक महिला ने हैरानी से पूछा, बेटा क्या हुआ, हमें क्यों बुलाया? दूसरी बोली, हमें तो अभी पार्क में डांस करने भी जाना है। तीसरी ने हंसते हुए कहा, अगर काम हो गया हो तो हम चलें। उनकी बातें सुनकर पीछे खड़े सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन साधारण कपड़े पहने महिलाओं का इस अमीर युवक से क्या रिश्ता है। आपने शांत स्वर में कहा, आंटी बस 2 मिनट रुकिए, उसके बाद आप लोग आराम से जा सकती हैं। इतना कहकर आप पलटे और चारों बैंक कर्मचारियों की तरफ देखते हुए बोले, इन चारों बॉक्स को चारों आंटियों में एक एक करके बांट दीजिए। ये सुनते ही पूरा बैंक सन्न रह गया। हर बॉक्स में 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 लाख युआन, कहानी के अनुसार 1 मिलियन युआन नकद है। यानी चारों महिलाओं को एक एक पूरा बॉक्स मिलने वाला था। लिन तियानसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मन ही मन चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ये चारों औरतें हैं कौन? कोई इंसान ऐसे ही किसी को इतना पैसा कैसे दे सकता है? चारों बुजुर्ग महिलाएं भी घबरा गईं। एक महिला कांपती आवाज में बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? बैंक मैनेजर चिन शियाओनान ने बिना कोई सवाल किए कर्मचारियों से कहा, मिस्टर किन का आदेश है, जैसा कहा गया है वैसा ही कीजिए। चारों कर्मचारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे बॉक्स महिलाओं के सामने रख दिए। क्लिक क्लिक क्लिक। जैसे ही चारों बॉक्स खुले, अंदर करीने से रखी नोटों की गड्डियां चमक उठी। लाल रंग के नोटों से भरे हुए बॉक्स देखकर पूरा बैंक स्तब्ध रह गया। चारों महिलाएं डर के मारे एक कदम पीछे हट गईं। चिन शियाओनान मुस्कुराकर बोली, आंटी हर बॉक्स में 10 लाख युआन है। अगर आप चाहें तो बैंक अभी यहीं इनकी गिनती भी कर सकता है। एक महिला की चीख निकल गई, क्या ये पूरे बॉक्स में 10 लाख? दूसरी महिला ने अपना सीना पकड़ लिया, हे भगवान इतना पैसा? तीसरी महिला कांपती आवाज में बोली, बेटा ये पैसे सच में हमारे लिए हैं? चौथी महिला की आंखों में आंसू आ गए, तुम कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? आपने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ये सारे पैसे अब आपके हैं, बिना किसी डर के इन्हें स्वीकार कीजिए। आपकी बात सुनते ही चारों महिलाएं भावुक हो गईं। वे बार बार आपको दुआएं देने लगीं। दूसरी तरफ लिन तियानसी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान 40 लाख युआन यूं ही अजनबियों को बांट देगा। उसके साथ खड़ी लालची लड़की का चेहरा भी उतर चुका था। वो मन ही मन सोच रही थी, मैं 1 महीने तक लिन तियानसी के साथ रहकर सिर्फ 1 लाख युआन पाती हूँ और इन आंटियों को बिना कुछ किए 10-10 लाख मिल गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी कैसी होती है। उधर बैंक मैनेजर चिन शियाओनान भी आपको चुपचाप देख रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई इंसान इतना उदार और बेफिक्र कैसे हो सकता है। उसकी नजरों में आपके लिए सम्मान पहले से कई गुना बढ़ चुका था। इसके बाद चिन शियाओनान की मदद से चारों महिलाओं ने सुरक्षा के लिए वो पूरी रकम दोबारा बैंक में अपने अपने खातों में जमा करवा दी। चारों आंटियों ने बार बार आपका धन्यवाद किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ देर तक आपको दुआएं देने के बाद वे अपने अपने बैंक खातों में पैसे जमा करवाकर खुशी खुशी बैंक से चली गईं। उधर लिन तियानसी वहीं खड़ा रह गया। अभी कुछ देर पहले तक जो खुद को सबसे बड़ा अमीर समझ रहा था, अब सबके सामने उसकी पूरी अकड़ निकल चुकी थी। उसे याद आने लगा कि उसने किस तरह आपका मजाक उड़ाया था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर सैकड़ों थप्पड़ मार दिए हों। आप मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़े और बोले, क्या हुआ मेरे प्यारे पोते, अब तो अपने दादाजी को बुलाओ। बुलाओगे तो तुम्हें 10 लाख युआन टॉफी खाने के लिए भी दे दूंगा। लिन तियानसी गुस्से से कांप उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो किन्मो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर बैंक से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड अचानक रुक गई। वो
चमकती आंखों से आपकी तरफ देखने लगी और जोर से बोली, दादाजी, पापा या फिर भाई, आप जो कहेंगे मैं वही कहूंगी। ये सुनते ही लिन त्यांसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने लड़की को लगभग घसीटते हुए वहां से बाहर निकाल लिया। दोनों की हालत देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने मन ही मन सोचा, तो यही होता है पैसे से किसी का घमंड तोड़ने का एहसास। सच में मजा आ गया। इसी बीच बैंक मैनेजर चिन शियाओनान आपके पास आए। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ प्रोफेशनल मुस्कान नहीं बल्कि हल्की शर्म और अपनापन भी था। उसने अपनी गुलाबी रंग की पर्सनल विजिटिंग कार्ड आपकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर किन, ये मेरा निजी नंबर है। अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो या सिर्फ बात करनी हो तो मुझे जरूर कॉल कीजिए। चिन शियाओनान बेहद खूबसूरत थी। उसकी प्रोफेशनल ड्रेस और आत्मविश्वास उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। लेकिन आज पहली बार उसने किसी ग्राहक को अपना निजी नंबर दिया था। आप मुस्कुराए। अब आपके लिए किसी खूबसूरत लड़की का आकर्षित होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिर जो इंसान बिना पलक झपकाए 40 लाख युआन दान कर दे, उसकी शख्सियत अपने आप लोगों को आकर्षित करती है। आपने बिना झिझक उसका कार्ड लिया, फिर अपनी जेब से पुराना और सस्ता बटन वाला मोबाइल निकाला। चिन शियाओनान ये देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गए। इतना अमीर इंसान और हाथ में इतना पुराना फोन। आपने उसी फोन से उसका नंबर मिलाया। घंटी बजते ही आपने कॉल काट दिया और मुस्कुराकर बोले, ये मेरा नंबर है। चिन शियाओनान हंस पड़ी। मिस्टर किन, आप सच में बहुत लो प्रोफाइल इंसान हैं। तभी अचानक आपका पुराना फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर नाम देकर आप कुछ पल के लिए रुक गए। कॉल आपकी गर्लफ्रेंड लियू चियान की थी। आपने चिन शियाओनान की तरफ देखकर कहा, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। फिर कभी साथ में खाना खाएंगे। अभी मुझे एक जरूरी काम है, चलता हूँ। चिन शियाओनान मुस्कुराकर हल्का सा झुकी और आपको बैंक के बाहर तक छोड़ने आई। बैंक से बाहर निकलते ही आपने कॉल रिसीव की। हाँ चियान, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी रही। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, किन मो, क्या आज शाम तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं आज अपने मम्मी पापा को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि अब आप 100 अरब युआन के मालिक बन चुके हैं। उसकी नजर में आप अब भी वही साधारण गरीब कॉलेज छात्र थे। फिर भी उसने अरबपति परिवार के बेटे लिन त्यांसी को छोड़कर आपका साथ चुना था। ये बात आपके दिल को छू गई। आपने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ठीक है, कितने बजे आना है? पता भेज दो, मैं जरूर आऊंगा। पहली बार जब आप उसके पिता लियू युनशान से मिले थे तब उनके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस किया था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। लियू युनशान की कुछ अरब युआन की संपत्ति अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। यहाँ तक कि जिस चू ग्रुप के नाम पर वो इतना घमंड करता था वो भी अब आपकी नजर में कुछ खास नहीं था। आप मन ही मन मुस्कुराए। अब समय आ गया है उन्हें दिखाने का कि असली ताकत किसे कहते हैं। आप मन ही मन मुस्कुराए। क्या कभी कोई छोटा सा चींटी का बच्चा भी ड्रैगन को डरा सकता है? बिल्कुल नहीं। आज रात की मुलाकात का आपको बेसब्री से इंतजार था। आप देखना चाहते थे कि जब लियू युनशान को आपकी असली हैसियत का पता चलेगा तब उसके चेहरे का घमंड कैसे चकनाचूर होगा। फोन पर लियू चियान बोली, आज रात ठीक 8 बजे जोंगहाई इंटरनेशनल होटल आ जाना। और हाँ, ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है। घबराना भी मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आप मुस्कुराए और बोले, ठीक है, रात में मिलते हैं। फोन रखते ही आपने अपने पुराने कपड़ों की तरफ देखा और हल्का सा हंस दिया। अब मैं 100 अरब युआन का मालिक हूँ। अगर आज भी यही फटे पुराने कपड़े पहनकर जाऊं तो ये मेरी ही बेइज्जती होगी। वैसे भी अब पैसे बचाना आपके लिए समझदारी नहीं बल्कि मौत को बुलावा देने जैसा था। आखिर सिस्टम की शर्त साफ थी, 1 महीने के अंदर पूरे 100 अरब युआन खर्च करो वरना मौत है। आपने हिसाब लगाया। सुबह से अब तक आपने सिर्फ 40 लाख युआन ही खर्च किए थे। 100 अरब के मुकाबले ये रकम तो समुद्र में एक बूंद के बराबर थी। आपने गहरी सांस ली। अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। अचानक सड़क पर दौड़ती महंगी गाड़ियों को देखकर आपके मन में ख्याल आया, क्यों ना शुरुआत एक सुपर लग्जरी कार से की जाए। आपने सड़क किनारे एक पुरानी टैक्सी रोकी, दरवाजा खोलकर अंदर बैठे और ड्राइवर से बोले, जोंगहाई इंटरनेशनल ऑटो सिटी चलिए। ड्राइवर मुस्कुराया, ठीक है साहब, बैठिए। टैक्सी चल पड़ी। कुछ देर बाद आपकी नजर डैशबोर्ड पर रखे एक विज्ञापन पर्चे पर पड़ी। उस पर लिखा था, लग्जरी कार एक्सपो आज ही। पोस्टर के बीचों बीच एक चमचमाती रोल्स रॉयस की तस्वीर बनी हुई थी। आपने बिना सोचे कहा, बस यही ठीक रहेगी। ड्राइवर ने उत्सुकता से पूछा, साहब गाड़ी खरीदने जा रहे हैं क्या? कौन सी लेने का सोच रहे हैं? मैं सलाह दे दूं तो उसी बजट में सबसे बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी। आपने पोस्टर की तरफ उंगली दिखाते हुए बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, पहले एक रोल्स रॉयस ले लेता हूँ, फिलहाल उसी से काम चला लेंगे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक दबा दिया। क्या रोल्स रॉयस? वो आपको घूरने लगा। भाई मजाक मत करो, टैक्सी में बैठकर रोल्स रॉयस खरीदने कौन जाता है? उसने मन ही मन आपको डींगे मारने वाला लड़का समझ लिया। लेकिन आपने कोई सफाई नहीं दी। आप आराम से सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर 1 महीने में 100 अरब युआन खर्च कैसे किए जाएं? दूसरों के लिए 100 अरब कमाना असंभव सपना था, लेकिन आपके लिए 100 अरब खर्च करना सबसे मुश्किल चुनौती बन चुका था। करीब 20 मिनट बाद टैक्सी जोंगहाई इंटरनेशनल ऑटो सिटी के मुख्य गेट पर पहुंची। ड्राइवर ने मुस्कुराकर पूछा, साहब यहीं उतरेंगे? आपने आंखें खोले बिना कहा, नहीं, सीधे रोल्स रॉयस के शोरूम तक ले चलिए। ड्राइवर कुछ पल के लिए चुप रह गया। क्या ये साधारण कपड़े पहनने वाला लड़का सचमुच करोड़ों की कार खरीदने आया है? जिज्ञासा में उसने टैक्सी अंदर घुमा दी। करीब 5 मिनट बाद टैक्सी चमचमाते रोल्स रॉयस शोरूम के सामने जाकर रुकी। आपने बिना कुछ कहे जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और सामने वाली सीट पर फेंक दी। फिर दरवाजा खोलकर बाहर उतरते हुए सिर्फ इतना कहा, बाकी पैसे रखने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है। इतना कहकर आप बिना पीछे देखे सीधे शोरूम के अंदर चले गए। ड्राइवर लियूशी कुछ पल तक सीट पर जड़ बनकर बैठा रहा। जब उसकी नजर उस मोटी नोटों की गड्डी पर पड़ी तो उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, हे भगवान। वो घबराकर तुरंत नोट उठाने लगा। सालों से टैक्सी चलाते चलाते उसे असली और नकली नोट पहचानने का जबरदस्त अनुभव हो चुका था। सिर्फ हाथ लगाकर ही वो बता सकता था कि नोट असली हैं या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही उसने नोटों को छुआ उसके हाथ
कांप उठे क्योंकि एक भी नोट नकली नहीं था, हर एक नोट बिल्कुल असली था। टैक्सी ड्राइवर लियू शी ने कांपते हाथों से नोटों की मोटी गड्डी उठाई और बिजली की तेजी से उन्हें पलट कर देखने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और पूरा शरीर खुशी से कांपने लगा। ये तो सारे के सारे असली नोट हैं। अब उसे आपकी बात पर जरा भी शक नहीं रहा। कुछ देर पहले तक वो सोच रहा था कि आप सिर्फ डींगे मार रहे हैं, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि आपके लिए रोल्स रॉयस खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। आखिर रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं बल्कि दौलत और रुतबे की पहचान मानी जाती थी। उसका सबसे सस्ता मॉडल भी करीब 50 लाख युआन से शुरू होता था, जबकि सबसे शानदार रोल्स रॉयस फैंटम की कीमत 1,88,80,000 युआन से भी ज्यादा। झोंगहाई जैसे शहर में ऐसी कार सड़क पर निकल जाए तो लोग पलट कर देखने पर मजबूर हो जाएं। उधर शोरूम के अंदर कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। लोग एक काली रंग की शानदार रोल्स रॉयस फैंटम के चारों तरफ खड़े होकर उसकी तस्वीरें ले रहे थे। कार के पास रेशमी गाउन पहने बेहद खूबसूरत मॉडल लीलूचन मुस्कुराते हुए खड़ी थी। एक कार प्रेमी उत्साह से बोला, रोल्स रॉयस फैंटम 6.7 लीटर लिमिटेड एडिशन, ये तो हर आदमी का सपना है। दूसरा व्यक्ति आह भरते हुए बोला, इसकी कीमत 1,88,80,000 युआन है। अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दूं तब भी शायद न खरीद पाऊं। पास खड़ा एक कॉलेज छात्र भी मायूस होकर बोला, लगता है पूरी जिंदगी मेहनत कर लूं तब भी ऐसी कार खरीदना सिर्फ सपना ही रहेगा। इतनी ऊंची कीमत सुनकर हर कोई सिर्फ दूर से कार को निहार रहा था। आप भी धीरे धीरे भीड़ के पास पहुंचे। तभी आपकी नजर भीड़ में खड़े एक लड़के पर पड़ी। उसे देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आपका बचपन का दोस्त छिन डोंग था। आप दोनों एक ही अनाथालय में साथ बड़े हुए थे और भाई से भी बढ़कर थे। आप तुरंत उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अरे डोंग तुम यहाँ। छिन डोंग मुड़ा और आपको देखते ही खुश हो गया। मैं भाई, आप अकेले आए हो, भाभी नहीं आई? आप हंसते हुए बोले, चियान चियान की आज क्लास थी इसलिए मैं अकेला ही घूमने निकल आया। इसी दौरान पीछे से किसी ने भीड़ में जोर का धक्का दे दिया। छिन डोंग अपना संतुलन खो बैठा और लड़खड़ाते हुए सीधे पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसकी पीठ जोर से रोल्स रॉयस के दरवाजे से टकरा गई। आपने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे संभाल लिया। छिन डोंग घबराकर बोला, बच गया। अगर गाड़ी को कुछ हो जाता तो मेरी पूरी जिंदगी भी उसकी भरपाई नहीं कर पाती। उसी समय एक सेल्स मैनेजर भी भीड़ को संभालते हुए चिल्लाया, कृपया धक्का मुक्की मत कीजिए, सभी लोग लाइन में रहें। अचानक पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। सभी लोगों की नजरें एक साथ छिन डोंग पर टिक गईं। वो घबरा कर बोला, मो भाई, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपने कार की तरफ नजर डाली और तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन आपके चेहरे पे जरा भी घबराहट नहीं थी। आपने उसके कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, घबराओ मत, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी सेल्स मैनेजर की नजर कार के दरवाजे पे पड़ी। अगले ही पल उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी गहरी खरोंच साफ दिखाई दे रही थी। जब छिन डोंग पीछे गिरा था तब उसकी जेब में लटका चाबी का गुच्छा सीधे कार के दरवाजे से रगड़ खा गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरा शोरूम हड़कंप में बदल गया। लोग डरते हुए बातें करने लगे, गया बेचारा, रोल्स रॉयस की ओरिजिनल पेंट ही लाखों युआन की होती है, ऊपर से ये नई गाड़ी है, अब इसकी भरपाई कैसे करेगा? इस लड़के की पूरी जिंदगी खत्म हो गई। पास खड़ी मॉडल ली लूचुन भी सदमे में अपना मुंह ढकर खड़ी रह गई। उसे साफ लग रहा था कि साधारण कपड़े पहने ये दोनों दोस्त इतनी महंगी कार का नुकसान कभी नहीं भर पाएंगे। उधर छिन डोंग ने जैसे ही कार पर बनी खरोंच देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आपने उसे समय पर नहीं पकड़ा होता तो वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोला, मो भाई, मुझसे रोल्स रॉयस पर खरोंच लग गई, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं? आपने मजबूती से छिन डोंग को संभाला और उसे सीधा खड़ा कर दिया। आपके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, उल्टा आप मुस्कुराते हुए बोले, डोंग बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा भाई यहाँ है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी सी बात है, मैं सब संभाल लूंगा। आपकी बात सुनते ही सेल्स मैनेजर आग बबूला हो गया। वो गुस्से में आपकी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, छोटी सी बात, तुम्हें पता भी है ये कार कितनी महंगी है? इसकी कीमत 1,88,80,000 युआन है। इस पर खरोंच आ गई है, अब इसे नई कार की तरह कौन खरीदेगा? फिर उसने गुस्से से कहा, आज तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। गरीब छात्र होने का नाटक करके बच नहीं सके। आसपास खड़े लोग भी आपकी तरफ देखने लगे। आप दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि आप इतनी बड़ी रकम चुका सकते हैं। आपने शांत नजरों से सेल्स मैनेजर की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, अभी तुमने किसे गरीब कहा? सेल्स मैनेजर हंस पड़ा, तुम दोनों को, खासकर इसे। उसने छिन डोंग की तरफ उंगली करते हुए कहा, जल्दी अपने घर वालों को बुलाओ। छिन डोंग का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मेरे कोई घर वाले नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला, सच में अनाथ है? दूसरा बोला, मुझे तो बहाना लग रहा है। तीसरा हंसते हुए बोला, आज तो बड़ा मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। सेल्स मैनेजर ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, ये दया पाने का नाटक मेरे सामने मत करो, अभी अपने परिवार वालों को बुलाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। इतना सुनते ही आपका सब्र जवाब दे गया। आपने ठंडी आवाज में कहा, बस अब एक शब्द भी मत बोलो। पूरा शोरूम एकदम शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल भीड़ में किसी ने हंसते हुए कहा, अरे ये लड़का तो बड़ा बड़ा बोल रहा है, अगर ये सच में रोल्स रॉयस खरीद लें तो मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊं। सेल्स मैनेजर भी जोर से हंस पड़ा, तुम रोल्स रॉयस खरीदोगे? इसकी कीमत 1,88,80,000 युआन है, 18,000 नहीं। आपने उसकी तरफ दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा। आपने जेब से अपना बैंक कार्ड निकाला और सीधे उसकी तरफ उछाल दिया। कार्ड उसके सीने से टकराकर नीचे गिरने ही वाला था कि उसने जल्दी से पकड़ लिया। आपने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज तुम्हारी गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ, जाओ कार्ड स्वाइप करो। सेल्स मैनेजर ने तिरस्कार से कार्ड उठाया और बोला, नाटक तो अच्छा कर लेते हो। इसके बाद वो कार्ड लेकर सीधे कैश काउंटर की तरफ चला गया। वहीं पास खड़ी खूबसूरत कार मॉडल ली लूचुन भी आपको ध्यान से देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ये सच में इतने अमीर हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? उधर काउंटर पर कैशियर शियाओ ली पहले से ही पूरी घटना देख चुकी थी। उसे भी पूरा विश्वास था कि आपके पास इतनी महंगी कार खरीदने के पैसे नहीं हो सकते। जैसे ही सेल्स मैनेजर ने आपका कार्ड उसके हाथ में दिया, उसने एक नजर कार्ड पर डाली। कार्ड पुराना था, उस पर कई खरोंचें थी और वो बिल्कुल साधारण दिखाई दे
दे रहा था। शियाओ ली ने मन ही मन सोचा, ऐसा कार्ड रखने वाला लड़का करोड़ों की कार खरीदेगा? इसके अकाउंट में शायद कुछ 1000 युआन भी नहीं होंगे। उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कार्ड मशीन की तरफ हाथ बढ़ाया। सेल्स मैनेजर ने आपकी तरफ घूरते हुए कहा, जल्दी स्वाइप करो, अगर पैसे नहीं निकले तो कार की मरम्मत का पूरा हर्जाना इनसे वसूल करूंगा। आज ये दोनों बिना भुगतान किए यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। उसके चेहरे पर पहले से ही जीत की मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि अगले ही पल आपका दिखावा सबके सामने खत्म होने वाला है। सेल्स मैनेजर घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, अगर अभी पैसे नहीं निकले तो मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगा। जितना वो बोल रहा था उतना ही उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था। वो सीना तान कर खड़ा हो गया और घृणा भरी नजरों से आपको और छिनडोंग को देखते हुए बोला, आज इन दोनों गरीबों को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। बिना पैसे के ऐसी हाई क्लास जगहों पर आने का यही अंजाम होता है। कैशियर शियाओ ली ने भी मैनेजर की बात मानते हुए अनमने ढंग से आपका कार्ड उठाया। उसने कार्ड मशीन में स्वाइप किया और 1,88,80,000 युआन की राशि दर्ज कर दी। राशि दर्ज करने के बाद उसने तिरस्कार से मुंह फेर लिया। उसे पूरा यकीन था कि अगले ही पल मशीन ट्रांजैक्शन फेल दिखाएगी, लेकिन 2-3 सेकंड की खामोशी के बाद अचानक मशीन से एक साफ यांत्रिक आवाज आई, पेमेंट सफल। उसी के साथ लंबी रसीद बाहर निकलने लगी। पूरा हॉल सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? सेल्स मैनेजर और शियाओ ली दोनों जैसे बिजली गिरने से पत्थर बन गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, एक अनाथालय में पला बढ़ा लड़का, उसके पास 1,88,80,000 युआन कैसे हो सकते हैं? ये कोई छोटी रकम नहीं थी। पूरे झोंघाई शहर में शायद ही मुट्ठी भर लोगों जो एक ही बार में इतनी बड़ी रकम चुका सकें, और ऐसे लोग भी किसी बड़ी कंपनी के मालिक या अरबों की संपत्ति वाले उद्योगपति होते थे। लेकिन सामने खड़ा ये साधारण कपड़े पहने युवक, उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता था? उधर शियाओ ली का भी दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो मशीन से निकली रसीद को घूरती रह गई। राशि उसी ने अपने हाथों से दर्ज की थी। न कोई गलती थी और न ही मशीन में कोई खराबी। ये मशीन तो इस लग्जरी कार प्रदर्शनी के लिए बिल्कुल नई लगाई गई थी। अगर खाते में पैसे न होते तो भुगतान कभी सफल नहीं होता। अब सच्चाई सिर्फ एक ही थी, आप कोई साधारण इंसान नहीं थे। आप एक ऐसे छिपे हुए सुपर अमीर थे जिसकी दौलत की कल्पना भी आम लोग नहीं कर सकते थे, शायद झोंघाई शहर के सबसे बड़े अमीर से भी ज्यादा। वरना कौन इंसान लगभग 2 करोड़ युआन की रोल्स रॉयस ऐसे खरीदा जैसे सब्जी मंडी से सब्जी खरीद रहा हो? ये सोचते ही शियाओ ली की नजरें पूरी तरह बदल गईं। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर जो तिरस्कार था, उसकी जगह प्रशंसा और आकर्षण ने ले ली। वो बार बार आपकी तरफ देखने लगी। जैसे ही उसे लगा कि आपकी नजर उसकी तरफ अड़ी है, उसने जानबूझकर अपने बाल संवारे, मुस्कुराई और आपको कई इशारे करने लगी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर मैं ऐसे अमीर इंसान के करीब आ गई तो मुझे जिंदगी भर नौकरी करने की क्या जरूरत? रसीद हाथ में लेकर वो आपकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक सेल्स मैनेजर झपट कर उसके हाथ से रसीद छीन लेता है। वो जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, इतने सम्मानित ग्राहक की सेवा मैं खुद करूंगा, तुम रहने दो। अभी कुछ मिनट पहले तक जो आदमी आपको बैंक लुटेरा और गरीब कह रहा था, अब उसी ने पल भर में अपना रंग बदल लिया। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान फैल गई। वो लगभग दौड़ता हुआ आपके सामने आया, कमर झुकाकर बोला, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसने दोनों हाथों से रसीद और साइन करने के लिए पेन आपकी तरफ बढ़ा दिया। आपने बिना किसी भाव के रसीद ली और साइन करते हुए बेपरवाही से कहा, अरे बस इतना ही पैसा खर्च हुआ? फिर आपने पूरे शोरूम पर नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, इतना बड़ा कार शो है और अच्छी गाड़ियां सिर्फ इतनी सी? सच कहूं तो थोड़ा निराश कर दिया। आपने रसीद पर लिखी रकम की तरफ देखा तक नहीं और सीधे साइन करने के लिए पेन उठा लिया। लेकिन तभी आपको एहसास हुआ कि आसपास कहीं भी साइन करने के लिए मेज नहीं थी। आप इधर उधर नजर दौड़ाने लगे कि तभी सेल्स मैनेजर आपकी मंशा तुरंत समझ गया। उसने बिना एक पल गंवाए झट से मुड़कर कमर झुका दी, दोनों हाथ घुटनों पर टिकाए और अपनी पीठ आपकी तरफ कर दी। चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लाते हुए बोला, सर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरी पीठ ही आपके लिए टेबल है, आप आराम से यहीं साइन कर दीजिए। इतना ही नहीं, उसने गर्दन घुमाकर आपकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कान में इतनी खुशामद थी कि लगता था जैसे वो अपने मालिक नहीं बल्कि भगवान के सामने खड़ा हो। आप एक पल के लिए चौंक गए। अभी कुछ मिनट पहले यही आदमी आपको अपमानित कर रहा था और अब आपकी खुशामद में अपनी पीठ तक मेज बना चुका था। फिर आप हल्का सा मुस्कुराए। ठीक है, आपने रसीद उसकी पीठ पर रखी और कुछ ही सेकंड में बड़े आत्मविश्वास से अपने हस्ताक्षर कर दिए। साइन करने के बाद आपने रसीद उसकी तरफ ऐसे बढ़ा दी जैसे वो कोई खास चीज ही न हो, लेकिन सेल्स मैनेजर ने उसे दोनों हाथों से ऐसे लिया मानो कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वो दौड़ता हुआ वापस काउंटर की तरफ गया और बाकी कागजी कार्रवाई पूरी करने लगा। उसे भागते दौड़ते देखकर आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आपने मन ही मन सोचा, सच कहते हैं पैसे से दुनिया का रवैया पल भर में बदल जाता है। उधर पास खड़ी खूबसूरत कार मॉडल ली, लूचुन, ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। वो कई सालों से लग्जरी कार प्रदर्शनियों में काम कर रही थी। उसने बड़े बड़े अमीर लोगों को महंगी गाड़ियां खरीदते देखा था, लेकिन किसी को भी लगभग 1,88,80,000 युआन की कार इतनी आसानी से खरीदे उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर पहले तक उसे लगा था कि आप और छिनडोंग मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन अब उसी कार को आपने बिना सोचे समझे खरीद लिया। ये दृश्य उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं एक पूरे कार शो में काम करके मुश्किल से कुछ 1000 युआन कमाती हूँ और इन्होंने तो पलक झपकते ही करोड़ों की कार खरीद ली। उसने गहरी सांस ली और फिर अपने लंबे कदमों से आपकी तरफ बढ़ी। वो हल्का सा झुकी और मुस्कुराते हुए बोली, आपने तो सच में मुझे चौंका दिया। आपने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम्हें भी लगा था कि मैं ये कार नहीं खरीद सकता? वो हंस पड़ी। सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे भी यही लगा था, मैं तो आपके लिए परेशान भी हो गई थी, लेकिन अब लगता है कि मैं आपको बिल्कुल पहचान ही नहीं पाई। आपने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, इतना देकर ही हैरान
हैरान हो गई, मेरी असली हैसियत की तो तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकती। ली लूचुन आपकी बात सुनकर और भी प्रभावित हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, सच? तो फिर कभी अपनी असली ताकत भी दिखाइए। आपने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जरूर, पहले अपना नंबर दे दो, फिर कभी समय निकाल कर मिलते हैं। आपको लगा था कि वो सिर्फ मजाक कर रही है, लेकिन आपकी उम्मीद के विपरीत ली लूचुन ने सचमुच अपनी जेब से एक लाल रंग का मार्कर निकाला और मुस्कुराते हुए आपकी तरफ बढ़ा दिया। यहीं ले दीजिए। इतना कहकर ली लूचुन ने अपनी गोरी मुलायम कलाई आपकी तरफ बढ़ा दी। आपने उसकी तरफ देखा, फिर बिना झिझक उसके हाथ पर लाल मार्कर से अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद आपने मुस्कुराते हुए कहा, याद से फोन करना। ली लूचुन ने अपने हाथ पर लिखा नंबर ऐसे देखा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वो मुस्कुराई, फिर अपनी लंबी टांगों और ऊंची हील्स के साथ धीरे धीरे वहां से चली गई। उधर आपका बचपन का दोस्त छिन डोंग अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि आपको यूनिवर्स सुपर रिच सिस्टम मिल चुका है और आपकी बैंक कार्ड में पूरे 100 अरब युआन पड़े हैं। शुरुआत में जब आपने कहा था कि आप कार खरीदेंगे तो उसे लगा था कि आप सिर्फ हालात संभालने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बचपन का दोस्त सचमुच 1,88,80,000 युआन की रोल्स रॉयस बिना पलक झपकाए खरीद लेगा। वो कांपती आवाज में बोला, ओ भाई, आपके पास इतना पैसा आया कहां से? दुनिया चाहे आपको न जानती हो, लेकिन छिन डोंग आपको सबसे बेहतर जानता था। आप दोनों अनाथालय में साथ बड़े हुए थे। कई बार एक ही बन को आधा आधा बांट कर खाते थे। पानी की बोतल भी सबसे सस्ती खरीदते थे। आपकी जेब में कभी 200 युआन से ज्यादा नहीं होते थे। कुछ ही दिन पहले तक आपकी हालत वैसी ही थी, फिर अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? छिन डोंग के मन में डर भी था। उसे कहीं ऐसा न लगे कि आपने कोई गैर कानूनी काम किया हो। वो नहीं चाहता था कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ कुछ भी गलत हो। आपने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो डोंग, ये पैसा न चोरी का है न डकैती का, सब कुछ बिल्कुल साफ है। छिन डोंग ने आपकी आंखों में देखते हुए फिर पूछा, सच? आपने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सच। आपकी बात सुनते ही उसके चेहरे की सारी चिंता गायब हो गई। बचपन से लेकर आज तक आपने उससे कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए उसे आपकी बात पर पूरा भरोसा था। वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, कमाल हो गया मो भाई, आप तो सच में अमीर बन गए। वो उत्साह से रोल्स रॉयस के चारों तरफ घूमने लगा। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। इतनी महंगी कार और आपने बिना सोचे खरीद ली, आप तो सच में कमाल हो। आपने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस शुरुआत है। फिर आपने उसके कंधे पे हाथ रखे हुए मुस्कुराकर कहा, याद है बचपन में तुम कहते थे कि एक दिन तुम्हारे पास अपनी लग्जरी कार होगी? छिन डोंग मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। आप आगे बोले और कहते थे कि एक दिन किसी खूबसूरत लड़की से शादी करोगे। दोनों को अनाथालय के वो दिन याद आ गए। तब ये सब सिर्फ सपने लगते थे, लेकिन अब आपके पास हर महीने खर्च करने के लिए पूरे 100 अरब युआन थे। इतना पैसा कि अगर समय पर खर्च न किया तो सिस्टम आपकी जान ले लेगा। अब अपने सबसे अच्छे दोस्त का सपना पूरा करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। दोनों दोस्त हंसते हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी वही सेल्स मैनेजर जो कुछ देर पहले आपको अपमानित कर रहा था फिर से दौड़ता हुआ आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा चापलूसी भरी मुस्कान थी। वो दोनों हाथों से रोल्स रॉयस की शानदार चाबी आपकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर, आपकी रोल्स रॉयस की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। सभी दस्तावेज और कागजात कार में रख दिए गए हैं। अब ये कार पूरी तरह आपकी है। तुम दोनों सीधे मॉल के सबसे महंगे ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में दाखिल होते हो। दरवाजे पर खड़ी खूबसूरत सेल्स गर्ल जैसे ही मुस्कुराकर वेलकम कहने वाली होती है, उसकी नजर तुम्हारे और छिन डोंग के सस्ते कपड़ों पर पड़ती है। अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। फिर उसकी नजर छिन डोंग की कमर से लटक रही रोल्स रॉयस की चाबी पर जाती है। वो मन ही मन हंस पड़ती है। आजकल असली अमीर लोग अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते, सिर्फ नकली अमीर लोग ही बाजार से खरीदी हुई फर्जी कार की चाबी कमर में लटकाकर घूमते हैं। उसने एक ही नजर में फैसला कर लिया कि तुम दोनों सिर्फ देखने आए हो, खरीदने नहीं। वो तिरस्कार से मुंह बनाकर अंदर कपड़े ठीक कर रही नई कर्मचारी को आवाज लगाती है, आशाओ, इधर आओ। भोली भाली लड़की तुरंत दौड़ कर आती है। घमंडी सेल्स गर्ल ठंडे लहजे में कहती है, इन दोनों पर नजर रखना, कहीं कपड़े इधर उधर करके गंदे मत कर दें। खरीद तो पाएंगे नहीं, ऊपर से नुकसान अलग करेंगे। जी दीदी। आशाओ विनम्रता से सिर हिला देती है। वो अभी अभी कॉलेज से निकली थी और कुछ ही दिनों पहले इस दुकान में नौकरी पर लगी थी। उसके लिए हर ग्राहक बराबर था, अमीर हो या गरीब। वो मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आती है, सर नमस्ते, आपको किस तरह के कपड़े पसंद है? आपका साइज क्या है? मैं ट्रायल के लिए निकाल देती हूँ। उसकी साफ और सच्ची मुस्कान देखकर तुम भी हल्का सा मुस्कुरा देते हो। एक बात बताओ, तुम्हारी महीने की सैलरी कितनी है? लड़की थोड़ा झेप जाती है, ज्यादा नहीं सर, बस कुछ 1000 रुपए। तुम संतोष से सिर हिलाते हो। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कपड़े खरीदूं तो तुम्हें कमीशन मिलेगा ना? जी थोड़ा बहुत मिलता है। बस फिर ठीक है, आज मेरे लिए कपड़े तुम ही चुनोगी। मेहनत करोगी तो तुम्हारा भी फायदा होगा। इतना कहकर तुम सीधे कपड़ों की रैक की ओर बढ़ जाते हो। असल में घमंडी सेल्स गर्ल की हर बात तुम पहले ही सुन चुके थे। उसे पूरा यकीन था कि तुम एक भी कपड़ा नहीं खरीद सकते, लेकिन आज तुमने तय कर लिया था उसे अपनी औकात दिखाकर रहोगे। तुम आराम से रैक के सामने चलते जाते हो। जो कपड़ा पसंद आता बिना प्राइस टैग देखे उतार कर आज श्याओ के हाथ में दे देते, ये रखो। जी सर। कुछ कदम आगे बढ़कर एक महंगी जैकेट उतारते हो, ये भी, फिर एक शर्ट, फिर एक कोट, फिर एक और ड्रेस। पूरा शोरूम घूमने के बाद तुम कुल 5 बेहद महंगे कपड़े चुन लेते हो। आज श्याओ दोनों हाथों में कपड़ों का ढेर संभाले खड़ी थी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। आधी महीने की नौकरी में उसने मुश्किल से 2 कपड़े बेचे थे और आज एक ही ग्राहक ने 5 महंगे कपड़े खरीद लिए। सिर्फ कमीशन से ही शायद उसे हजारों
रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसकी खुशी के साथ साथ चिंता भी बढ़ रही थी। उसे लगता था कि तुम शायद सिर्फ इज्जत बचाने के लिए इतने महंगे कपड़े खरीद रहे हो। शायद इन कपड़ों के बाद तुम्हारे पास अगले कई दिनों तक खर्च करने के लिए पैसे भी न बचे। यही सोचकर उसके मन में तुम्हारे लिए दया और चिंता दोनों पैदा होने लगी। जब तुम आगे और कपड़े चुनने लगे तो आज श्याओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए तुम्हें रोकने की कोशिश की। सर, अभी फिलहाल ये कपड़े ही ले लीजिए, आगे भी तो बहुत मौके मिलेंगे। जब फिर जरूरत होगी तब आकर खरीद लीजिएगा। पास खड़े किन डोंग ने भी कपड़ों के प्राइस टैग देखे। हर कपड़े की कीमत हजारों में थी और कुछ की तो 10,000 से भी ज्यादा। वो घबरा कर बोला, मो भाई अभी कुछ ही कपड़े ले लेते हैं, ये सब बहुत महंगे हैं। लेकिन तुम बस हंस दिए, अरे कुछ कपड़े ही तो हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहकर तुम फिर से पूरे शोरूम में घूमने लगे। कभी किसी शर्ट को देखते, कभी किसी जैकेट को हाथ में उठाकर देखते। दरवाजे पर खड़ी घमंडी सेल्स गर्ल ये सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। वाह, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है इन 5 कपड़ों में ही इसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। गरीब होकर अमीर बनने का नाटक करता है, कितनी शर्म की बात है। काफी देर बाद तुम आखिर रुक गए। आज श्याओ ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि अगर तुम और कपड़े चुनते रहे तो बेवजह अपनी सारी बचत खर्च कर दोगे। वो मुस्कुराकर बोली, सर चलिए अब बिल बना देते हैं, इतने कपड़े काफी हैं। तुम उसके साथ कैश काउंटर तक पहुंचे। जैसे ही वो कपड़ों का हिसाब लगाने लगी तुमने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। जरा रुको। आज श्याओ चौंक गई। क्या हुआ सर, कहीं आपने खरीदने का इरादा तो नहीं बदल दिया? इतना सुनते ही दूर खड़ी वही घमंडी सेल्स गर्ल तानों की बारिश करने लगी। मुझे पहले से पता था खरीद नहीं पाएगा। गरीब लोग भी ना पहले घंटों कपड़े उलट पलट कर देखेंगे, फिर बिल के समय बहाने बनाएंगे। कमर में नकली लग्जरी कार की चाबी लटकाकर घूमते हो जैसे कोई बड़ा अमीर हो। असलियत तो सब समझ जाते हैं। तुमने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैंने उसे इसलिए रोका क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि इन 5 कपड़ों को छोड़कर बाकी पूरी दुकान के सारे कपड़े पैक कर दीजिए। पूरा शोरूम एक पल के लिए शांत हो गया। क्या पूरी दुकान? आज श्याओ के हाथ से कैलकुलेटर छूटकर सीधे काउंटर पर गिर पड़ा। दरवाजे पर खड़ी सेल्स गर्ल की आंखें भी फटी रह गईं। पूरे शोरूम में हजारों कपड़े थे। कुछ की कीमत हजारों में थी तो कुछ की दसियों हजार। सब कुछ खरीदने में करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए तो लगने ही थे। किन डोंग भी घबरा गया। मो भाई मुझे पता है अब तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन इतने सारे कपड़े खरीद कर क्या करोगे? इन्हें पहन भी नहीं पाएंगे। तुम बेफिक्री से हंस पड़े। कोई बात नहीं, सुबह एक जोड़ी पहनेंगे, दोपहर दूसरी, रात तीसरी। मन भर जाए तो फेंक देंगे और अगर फिर भी ज्यादा बच गए तो पहाड़ों और गांवों में उन लोगों को दान कर देंगे जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। घमंडी सेल्स गर्ल अभी भी सोच रही थी कि तुम सिर्फ डींगे मार रहे हो, लेकिन अगले ही पल आज श्याओ ने तुम्हारी ब्लैक कार्ड मशीन में स्वाइप की। बी पेमेंट सफल। उस पल सेल्स गर्ल का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। पूरा शोरूम खरीद लिया गया था। इतनी बड़ी बिक्री। सिर्फ कमीशन में ही आज श्याओ को लाखों रुपए मिलने वाले थे। जिस लड़की को उसने कुछ दिन पहले नौकरी पर आया हुआ एक मामूली ट्रेनी समझा था, उसी के हाथों आज इतनी बड़ी डील हो गई। उधर वो खुद जो तुम्हें गरीब समझकर पास तक नहीं आई, अब पछतावे से जल रही थी। वो तुरंत भागकर तुम्हारे पास पहुंची। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बोली, सर मुझसे गलती हो गई, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगली बार आप सीधे मुझे ही याद कीजिएगा। लेकिन तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम सीधे आज श्याओ की ओर मुड़े। वो अभी भी खुशी और हैरानी से कुछ समझ नहीं पा रही थी। तुम मुस्कुराकर बोले, मुझे लगता है अभी इतनी शॉपिंग काफी नहीं है, मुझे और भी खरीदारी करनी है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? कुछ देर के लिए मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, 1 घंटे के 10 रुपए लाख। ये सुनते ही आज श्याओ का मुंह खुला का खुला रह गया। अभी अभी उसे इस डील से मोटा कमीशन मिलने वाला था और अब तुम उसे सिर्फ साथ चलने के बदले हर घंटे 10 रुपए लाख देने की बात कर रहे थे। आज श्याओ यकीन ही नहीं कर पा रही थी। 1 घंटे के 10 रुपए लाख! वो पूरे महीने मेहनत करके भी मुश्किल से 5,000 रुपए कमा पाती थी और यहाँ सिर्फ 1 घंटे की कमाई उसकी साल भर की तनख्वाह से भी कई गुना ज्यादा थी। इतनी बड़ी खुशकिस्मती अचानक उसके सामने आ जाएगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अभी भी सदमे में खड़ी थी कि तुम फिर मुस्कुराकर बोले, मुझे लगता है तुम्हारे जैसी अच्छी और नेक दिल लड़की के लिए 10 रुपए लाख प्रति घंटा भी कम है। ऐसा करते हैं 20 रुपए लाख प्रति घंटा। अब तो ठीक है। क्या 20 रुपए लाख प्रति घंटा? आज श्याओ और वो घमंडी सेल्स गर्ल दोनों एक साथ अवाक रह गईं। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज श्याओ अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुमने फिर हंसते हुए कहा, अगर ये भी कम है तो 30 रुपए लाख या फिर 50 रुपए लाख प्रति घंटा भी दे सकता हूँ। नहीं। आज श्याओ घबराकर दोनों हाथ हिलाने लगी। 10 रुपए लाख ही बहुत हैं सर, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, तय हो गया, 20 रुपए लाख प्रति घंटा ही मिलेंगे। चलो अब निकलते हैं। इतना कहकर तुम बाहर निकल पड़े। आज श्याओ और किन डोंग भी तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। पीछे खड़ी सेल्स गर्ल वहीं जड़ बनकर रह गई। सिर्फ तुम्हें गरीब समझने की वजह से वो लाखों रुपए का कमीशन भी खो चुकी थी और 20 रुपए लाख प्रति घंटे वाली नौकरी भी। अब उसे अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि उसका मन कर रहा था कहीं सिर पटक कर मर जाए। इसके बाद तुम तीनों पूरे वांडा मॉल में एक दुकान से दूसरी दुकान तक खरीदारी करने लगे। अरमानी, जिवेंची, प्राडा, जिस दुकान में जाते वहां का पूरा स्टॉक खरीद ले। लगातार 2 घंटे तक शॉपिंग करने के बाद आखिरकार तुम्हारे लिए एक शानदार और बेहद आलीशान वार्डरोब तैयार हो चुका था। जब तुम आखिरी शोरूम से बाहर निकले तब तुम्हारे पीछे दर्जनों लोग चल रहे थे। वे सभी अलग अलग ब्रांड्स के गोल्ड सेल्स कंसल्टेंट थे, क्योंकि तुम हर दुकान का पूरा माल खरीद चुके थे। उनकी नजर में तुम सबसे बड़े वीआईपी ग्राहक बन चुके थे। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने के लिए वे सब हर समय तैयार खड़े थे। कुछ देर बाद आज श्याओ ने हिम्मत करके पूछा, सर आपने तो लगभग पूरे मॉल के कपड़े खरीद लिए हैं, इतने सारे कपड़े कहाँ भिजवाने हैं? तुमने बिल्कुल बेपरवाही से कंधे उचकाए। ये सारे कपड़े गरीब पहाड़ी इलाकों में दान कर दो। खरीदते समय तो अच्छे लगे थे, लेकिन अब मेरा मन बदल गया। तुम्हारी बात सुनते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सब लोग तुम्हें अविश्वास से देखने लगे। क्या इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े सब दान कर देंगे? एक स्टोर मैनेजर ने दुखी होकर कहा, इन कपड़ों की कीमत से तो किसी गरीब परिवार का पूरा साल निकल जाए और आप इन्हें ऐसे ही दान कर रहे हैं। आसपास खड़े सभी लोग स्तब्ध थे। उन्हें लगा था कि महंगे कपड़े खरीदना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन खरीदने के कुछ मिनट बाद ही उन्हें दान कर देना ये उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। आज श्याओ भी पूरी तरह हैरान थी। वो
अभी नई नई नौकरी पर लगी थी। उसने कभी किसी इंसान को इस तरह पैसे खर्च करते नहीं देखा था। वो धीरे से बोली, सर क्या आप एक बार फिर सोच नहीं सकते? तुमने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना, ये सारे कपड़े सही जगह दान करवा देना, और इसके लिए मैं तुम्हें अलग से 10 रुपए लाख दूंगा। फिर तुमने उससे उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगा। मॉल के एटीएम पर जाकर बिना एक पल गंवाए सीधे 20 रुपए लाख उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। मोबाइल पर बैंक का मैसेज देखते ही आज श्याओ की सांसें रुक गई। स्क्रीन पर चमकती रकम देखकर उसका दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर गया। वो फोन को देखती रह गई, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुम मुस्कुराए और बोले, ये पैसे अभी रख लो, इसमें तुम्हारी मेहनताना भी है और इन कपड़ों को दान करवाने की मेहनत का खर्च भी। अगर कम पड़ जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं और भेज दूंगा। अब मुझे एक जरूरी काम से जाना है, बाकी सब तुम्हारे भरोसे। इतना कहकर तुमने किंग डोंग के लिए भी कुछ महंगे कपड़े अलग रख दिए। फिर सबकी हैरानी भरी निगाहों के बीच तुम पूरे रौब और आत्मविश्वास के साथ वहां से निकल गए। तुम्हारे इस कारनामे से किंग डोंग समेत वहां मौजूद हर इंसान पूरी तरह हैरान रह गया। शाम के 7 बजे तुम झोंगहाई इंटरनेशनल होटल पहुंचते हो। ये पूरे झोंगहाई शहर का पहला 5 स्टार होटल था। शहर के सबसे व्यस्त कारोबारी इलाके में बना ये होटल अपनी शानदार लोकेशन और आलीशान सजावट की वजह से हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। जैसे ही तुम होटल की लॉबी में दाखिल हुए और अंदर की भव्य सजावट देखने लगे, अचानक तुम्हारी नजर सामने हो रहे एक हंगामे पर पड़ी। काले सूट पहने कई लंबे चौड़े बॉडीगार्ड एक मोटे अधेड़ आदमी को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। लगता था कि दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस चल रही थी। उनमें से सबसे आगे खड़ा दबंग आदमी गुस्से से गर्जा, बॉस वोंग, अगर आज भी पैसे नहीं लौटाए तो यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं जा पाओगे। बीच में फांसा मोटा आदमी बेबस होकर बोला, मैं पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ, जुए में 5 अरब हार गया तो मेरी बदकिस्मती, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई एक दिन में कहां से लाए? मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने वाले ने उसका कॉलर पकड़ लिया। 3 दिन का वक्त पहले ही दे चुके हैं, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। आज या तो 5 अरब दो या फिर इस होटल को गिरवी रख दो। उसका लहजा साफ बता रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहा। वांग बॉस गुस्से से छूटने की कोशिश करने लगा। मेरे होटल से कर्ज चुकाओगे? जानते भी हो ये झोंगहाई का इकलौता 5 स्टार होटल है, कम से कम 10 अरब का है, और तुम लोग सिर्फ 5 अरब में इसे हड़पना चाहते हो? दबंग आदमी ठंडी हंसी हंसा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर पैसे दे देते तो होटल की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अगर पैसे भी नहीं है और होटल भी नहीं दोगे तो हमें तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। हमारे बॉस के सामने तुम्हें हिसाब दोगे। ये सुनते ही वांग बॉस के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, भाइयों, हमारे बॉस से मेरी पुरानी जान पहचान है, बस 2 दिन और दे दो, मैं होटल बेचकर सबसे पहले तुम्हारे 5 अरब चुका दूंगा। कृपया उनसे मेरी तरफ से बात कर लेना। अब उसकी आवाज में विनती साफ सुनाई दे रही थी। अगर होटल चला गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। असल में सिर्फ इस होटल की जमीन और इमारत ही 5 अरब से कहीं ज्यादा की थी। 10 अरब में भी बेचता तो खरीदने वालों की कमी नहीं होती। मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि इतने कम समय में इतना बड़ा खरीदार मिलना लगभग नामुमकिन था। दबंग आदमी कुछ पल सोच में पड़ गया, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिला दिया। नहीं, हमारे बॉस का साफ आदेश है, आज या तो पैसे लेकर लौटेंगे या फिर तुम्हें। ये सुनते ही वांग बॉस पूरी तरह टूट गया। उसके पैरों से जैसे ताकत ही निकल गई। वो वहीं खड़ा बेबस होकर सोचने लगा कि अब क्या करे। उधर तुम दूर खड़े उनकी सारी बातचीत सुन चुके थे। अब तुम्हें पूरी बात समझ आ चुकी थी। वांग बॉस पर 5 अरब का जुए का कर्ज था और कर्ज न चुका पाने की वजह से लोग उसका होटल छीनने आए थे। तुम बचपन से इस होटल को जानते थे, झोंगहाई शहर का सबसे मशहूर 5 सितारा होटल, जिसकी असली कीमत 10 अरब से भी कहीं ज्यादा थी। जैसे ही तुम्हें पता चला कि वांग बॉस खरीदार ढूंढ रहा है, तुम मुस्कुराते हुए सीधे उनके सामने पहुंच गए। तो आपको खरीदार चाहिए? काले सूट वाले सभी लोग तुरंत सतर्क होकर तुम्हारी तरफ देखने लगे। वांग बॉस ने भी झुंझलाकर तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसे तुम मुश्किल से 20 साल के एक नौजवान लगे। कपड़े महंगे जरूर थे, लेकिन ये कोई करोड़ों का नहीं, 10 अरब का सौदा था। वो चिढ़कर बोला, यहाँ तमाशा मत बनाओ, जाओ अपना काम करो। उधर कर्ज वसूलने वाला सरगना भी उंगली दिखाकर गर्जा, ये मामला तुम्हारा नहीं है, चुपचाप निकल जाओ। लेकिन तुम बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए 2 कदम आगे बढ़े और बोले, क्यों नहीं है मेरा मामला? एक आदमी कर्ज वसूलना चाहता है, दूसरा होटल बेचकर कर्ज चुकाना चाहता है, और दोनों को एक अमीर खरीदार चाहिए। तो अब जब खरीदार खुद चलकर तुम्हारे सामने आ गया है, क्यों ना बैठकर आराम से बात कर लें। वांग बॉस पहले से ही परेशान थे। उन्हें लगा कि एक नौजवान उनसे मजाक कर रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या बात करनी है? तुम्हें पता भी है इस होटल की कीमत कितनी है? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ लाख रुपए लेकर यहाँ होटल खरीदने चले आए हो? अगर खरीद नहीं सकते तो यहाँ से चले जाओ। उधर कर्ज वसूलने वाला सरगना भी तमतमाकर बोला, अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो अभी यहीं तेरा सिर फोड़ देंगे। लेकिन तुम बिल्कुल शांत रहे, हल्की मुस्कान के साथ बोले, सिर्फ 10 रुपए अरब की ही तो बात है, अगर बेचने को तैयार हो तो मैं अभी इसी वक्त भुगतान कर देता हूँ। ये सुनते ही वांग बॉस की आंखें फैल गईं। क्या तुम सच में मेरा होटल खरीदना चाहते हो? तुम्हारे पास सचमुच 10 रुपए अरब है? कर्ज वसूलने आए लोग भी हैरान रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 20 साल से भी कम उम्र का एक लड़का इतनी बड़ी रकम देने की बात करेगा। तुमने बिना किसी भाव के कहा, बेचना है तो बोलो, मेरा समय मत बर्बाद करो। कुछ देर सोचने के बाद वांग बॉस ने दांत भींच कर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास सच में 10 रुपए अरब हैं तो मैं होटल बेच देता हूँ। कर्ज वसूलने वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उनके लिए होटल से ज्यादा जरूरी अपने 5 रुपए अरब वापस लेना था। सभी लोग तुरंत होटल के वित्त और कानूनी विभाग पहुंचे। कागज तैयार हुए, अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ ही देर बाद भुगतान सफल। 10 रुपए अरब का ट्रांसफर पूरा होते ही होटल आधिकारिक रूप से तुम्हारा हो गया। वांग बॉस ने राहत की सांस ली और भावुक होकर बोले, यकीन नहीं होता, इतनी कम उम्र में कोई बिना पलक झपकाए 10 रुपए अरब खर्च कर सकता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा अमीर और दिलेर इंसान नहीं देखा। उन्होंने तुरंत 5 रुपए अरब का कर्ज चुका दिया और बाकी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद उन्होंने होटल के सभी विभाग प्रमुखों को बुलाकर घोषणा की कि अब इस 5 सितारा होटल के नए मालिक तुम हो। इतनी कम उम्र में किसी का करोड़ों अरबों का मालिक बन जाना देखकर सभी मैनेजर दंग रह गए। लेकिन तुम्हारा शांत स्वभाव और सबसे सम्मान से बात करने का तरीका देखकर सबने दिल से तुम्हारा स्वागत किया। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद तुमने
मोबाइल देखा। रात के ठीक 8 बजे थे। यही वो समय था जब तुम्हारी मुलाकात लियू चियान और उसके परिवार से तय थी। रेस्टोरेंट मैनेजर तुम्हें होटल के सबसे शानदार प्राइवेट डाइनिंग रूम तक लेकर गया। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, अंदर बैठे लियू युनशान ने तुम्हें देखते ही चेहरा सख्त कर लिया। वो गुस्से से बोले, तो चियान जिस खास इंसान से हमें मिलवाना चाहती थी वो तुम हो। पिछली बार मैंने जो कहा था क्या तुम्हें समझ नहीं आया? फिर भी मेरी बेटी का पीछा कर रहे हो? अपनी औकात देखी है? उनके बगल में बैठी एक बेहद अमीर दिखने वाली महिला ने भी तुम्हें तिरस्कार भरी नजर से देखा। वो चियान की माँ थी। महंगे हीरे, सोने के गहने और चमकते कपड़ों में सजी वो घमंड से बोली, तुम ही किन मोह हो? हमें पता है कि तुम हमारी बेटी से प्यार करते हो, लेकिन तुम बहुत गरीब हो। तुम दोनों कभी एक दुनिया के नहीं हो सकते। मेरी बेटी का एक हैंडबैग ही लाखों का होता है। उसके कॉस्मेटिक्स पर जितना खर्च होता है उतना तुम कई महीनों में भी नहीं कमा सकते। तुम उसे क्या दोगे? कैसी जिंदगी दोगे? तुम अनाथालय में पले बड़े हो, जबकि हमारी बेटी राजकुमारी की तरफ बड़ी हुई है। तुम उसके लायक नहीं हो। अगर उसकी भलाई चाहते हो तो अभी इसी वक्त उससे दूर हो जाओ। इतना सुनते ही लियू युनशान फिर बोले, हम तुम्हें अपमानित नहीं कर रहे, तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर शादी भी हो गई तो हर चीज हमारी बेटी के पैसों से चलेगी। एक दिन तुम खुद अपनी गरीबी से शर्मिंदा हो जाओगे। उन्होंने सामने रखे खाने की ओर इशारा किया और कहा, देख रहे हो, ये हमारे घर का बिल्कुल सामान्य डिनर है। ये शार्क फिन सूप शायद तुमने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा। ये दुर्लभ मात्सुताके मशरूम, इसकी एक स्लाइस ही सैकड़ों रुपए की है। ये फोआग्रा, कैवियार और बाकी सारे व्यंजन, हर एक की कीमत हजारों रुपए है। हमारे परिवार का एक सामान्य डिनर तुम्हारी पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा महंगा है। उन्होंने तिरस्कार से तुम्हारी ओर देखते हुए आखिरी बात कही, इसलिए समझदारी इसी में है कि हमारी बेटी का पीछा छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लियू चियान की माँ ने तुम्हें सिर से पांव तक तिरस्कार भरी नजरों से देखा और तीखे स्वर में बोली, हमारे घर में लोग सिर्फ लग्जरी कारों में चलते हैं। हम सैकड़ों वर्ग मीटर में फैले आलीशान बंगले में रहते हैं। हमारी कंपनी की कीमत 300 रुपए करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी दौलत कमाने में तुम्हारी कई जिंदगियां निकल जाएंगी। ये सब तुम्हारे पास नहीं है। अगर चियान तुमसे शादी करेगी तो क्या उसे सड़क पर लेकर घूमोगे? क्या उसे रोज गरीबी में जीने पर मजबूर करोगे? तुम दोनों कभी एक दुनिया के नहीं हो सकते। अगर खुद एक मेंढक हो तो हंस बनने का सपना मत देखो, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुमने हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसके लायक नहीं हूँ। लियू युनशान ने सिगरेट सुलगाई, एक लंबा कश लिया और धुएं का छल्ला उड़ाते हुए तिरस्कार से बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी हैसियत तो हमारे घर का कुत्ता बनने लायक भी नहीं है। हमारे कुत्ते का खाना भी तुम्हारे खाने से ज्यादा महंगा है। तुम हमारे कुत्ते से भी गए गुजरे हो। बस कीजिए। लियू चियान की आंखें भर आईं। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठी, तुम्हारे पास आई और तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। अपना सिर तुम्हारे कंधे पर टिकाते हुए उसने दृढ़ आवाज में कहा, माँ पापा अब एक शब्द भी मत कहिए, चाहे इनके पास पैसा हो या ना हो, मैं इन्हें ही पसंद करती हूँ और हमेशा इनके साथ रहूंगी। उसकी बात सुनकर तुम्हारे दिल में गर्माहट भर गई। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब भी उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने मुस्कुराकर उसकी कमर में हाथ डाला और बेफिक्र अंदाज में मेज के पास जाकर बैठ गए। फिर शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में बोले, तुम लोगों को सिर्फ यही लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ब्रांडेड बैग चाहिए, खरीद दूंगा। महंगे कॉस्मेटिक्स चाहिए, खरीद दूंगा। लग्जरी कार चाहिए, बंगला चाहिए, जितने चाहो सब दिला दूंगा। और ये 80,000 रुपए का डिनर, अगर चियान चाहे तो मैं तुम्हें हर रोज इससे भी महंगा खाना खिला सका हूं। ये सुनकर लियू युनशान जोर जोर से हंसने लगा। लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। एक अनाथालय में पला लड़का हमें करोड़ों की बातें सिखाएगा? आज जो कपड़े पहनकर आए हो कहीं कूड़ेदान से उठाकर तो नहीं पहने? चलो आखिरी बार अमीरों का खाना खा लो, फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाना। लेकिन तुमने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तुमने आराम से घूमने वाली कांच की मेज घुमाई, सामने रखे महंगे व्यंजनों को देखा और होंठ सिकोड़कर बोले, बस यही खाना है? सिर्फ 80,000 रुपए का? इतने सस्ते खाने को तो मैं हाथ भी नहीं लगा। किसी दिन मैं तुम्हें इससे कहीं बेहतर खाना खिलाऊंगा। बस बहुत हुआ। चियान की माँ ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। पहले मुझे लगा था कि तुम सिर्फ गरीब हो, लेकिन कम से कम ईमानदार हो। अब समझ आया कि तुम झूठे भी हो और बेशर्म भी। तुम जैसे इंसान का हमारी बेटी के साथ कोई भविष्य नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत दरवाजे की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, वेटर, मैनेजर को बुलाओ, अभी इसी वक्त इस लड़के को बाहर निकलवाओ। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई वेटर नहीं आया। अंदर आए होटल के फूड एंड बेवरेज मैनेजर, जो अभी कुछ देर पहले ही तुम्हें पूरे सम्मान के साथ यहाँ तक छोड़कर गए थे। क्योंकि जिस नौजवान ने कुछ ही देर पहले पूरा झोंगहाई इंटरनेशनल होटल खरीद लिया हो, उसकी सेवा करने में भला कौन सा मैनेजर पीछे रहेगा। मैनेजर अंदर आते ही पहले तुम्हारी तरफ झुककर आदर से मुस्कुराया, फिर चियान की माँ की ओर मुड़कर बोला, मैडम कृपया बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने तुरंत तुम्हारी ओर उंगली दिखाते हुए कहा, इस गरीब लड़के को अभी बाहर निकालिए, इसने हमारा पूरा मूड खराब कर दिया है। मैनेजर का चेहरा एकदम बदल गया। वो असहज होकर बोला, मैडम शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हमारे मालिक इतने अमीर हैं, उन्हें गरीब कैसे कहा जा सकता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लियू युनशान, उनकी पत्नी और लियू चियान तीनों के चेहरे ऐसे जम गए जैसे उन्होंने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। चियान ने अविश्वास से आंखें फैलाकर पूछा, क्या कहा आपने? ये आपके मालिक हैं? जरा एक बार फिर से कहिए। होटल मैनेजर ने देखा कि लियू चियान तुम्हारे बिल्कुल पास बैठी है और तुम्हारा हाथ थामे हुए है। उसका चेहरा तुरंत और भी विनम्र हो गया। वो आदर से झुककर बोला, जी मैडम, यही हमारे झोंगहाई इंटरनेशनल होटल के नए मालिक हैं। चियान अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया, मैडम ऐसी बात पर मैं भला मजाक कैसे कर सकता हूँ, ये बिल्कुल सच है। ये सुनते ही लियू युनशान पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट बुरी तरह कांपने लगी। जलती हुई राख महंगी डाइनिंग टेबल पर गिरती रही, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसे हो सकता है? ये तो अनाथालय में पला एक गरीब लड़का था, एक ही दिन में झोंगहाई इंटरनेशनल होटल का मालिक ऐसे बन गया। मेरी जांच रिपोर्ट में तो साफ लिखा था कि इसके बैंक खाते में 1000 रुपए भी नहीं थे, और आज ये 10 अरब की संपत्ति का मालिक बन बैठा। उधर चियान की माँ भी सदमे में थी। उन्होंने अपने पति की ओर देखा और घबरा कर बोली, ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि ये बिल्कुल कंगाल है, फिर ये इस 5 सितारा होटल का मालिक ऐसे बन गया। तीनों
के चेहरों पर छाए अविश्वास और सदमे को देखकर तुम्हारे होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। तुमने बस एक इशारा किया। मैनेजर तुरंत समझ गया। वो आदर से झुककर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। तुमने आगे झुककर लियू युनशान और उनकी पत्नी की ओर देखा और शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो गरीब है वो कल अमीर भी बन सकता है। अब मैं इसी झोंगहाई इंटरनेशनल होटल का मालिक, इसकी कीमत कम से कम 10 रुपए अरब है। अब बताइए, क्या मैं चियान के लायक हूँ? तुम्हारी बाह पकड़े बैठी चियान अभी तक जैसे सपने में थी। वो तुम्हारे चेहरे को लगातार देखे जा रही थी। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। किन मो इस होटल के मालिक हैं? ये गरीब नहीं बल्कि इतने बड़े उद्योगपति हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस लड़के को वो सालों से एक साधारण गरीब छात्र समझती आई थी, वो असल में इतना बड़ा छिपा हुआ अरबपति निकला। ये किसी सपने से कम नहीं था। उधर लियू युनशान का चेहरा बुरी तरह उतर चुका था, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने मन ही मन हिसाब लगाया। मान लो ये होटल इसका है, तब भी इसकी कुल संपत्ति लगभग 10 रुपए अरब होगी। लेकिन लिन तियानसी के परिवार की संपत्ति इससे भी ज्यादा है। वो भी अपने परिवार का इकलौता बेटा है। भविष्य में वो सारी दौलत उसी की होगी। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर फिर से घमंड लौट आया। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मान लिया कि तुम इस होटल के मालिक हो, मान लिया कि तुम्हारी कुल संपत्ति 10 रुपए अरब है, तो क्या हुआ? फिर भी तुम लिन तियानसी से कम हो। लिन परिवार की कुल संपत्ति तुमसे कहीं ज्यादा है। उनके पास नकद पूंजी भी लगभग 10 रुपए अरब है, जबकि तुम्हारी ज्यादातर दौलत सिर्फ इस होटल जैसी स्थायी संपत्ति में है। इसलिए हमारे हिसाब से चियान के लिए सबसे अच्छा रिश्ता आज भी लिन तियानसी ही है। वही हमारा होने वाला दामाद बनेगा। ये सुनकर चियान की माँ, जो कुछ देर पहले तक तुम्हारी ओर झुकने लगी थी, फिर से अपने पति की बात से सहमत हो गई। चियान का चेहरा उतर गया। वो अचानक गुस्से में खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में बोली, क्या आप दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? पहले कहते थे कि किन मो गरीब है, इसलिए मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी। अब जब आपको पता चल गया कि वो अमीर है, तब भी आप कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या आप सच में मेरे माता पिता हैं? अगर आज भी आपने हमारी शादी के लिए मना किया तो मैं आप दोनों से सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। मैं सिर्फ किन मो से प्यार करती हूँ और जिंदगी भर उसी के साथ रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियू युनशान ने गुस्से में जोर से मेज पर हाथ रखा। पूरा कमरा उसकी गरजती हुई आवाज से गूंज उठा। हिम्मत कैसे नहीं होगी? लियू चियान ने बिना डरे अपने पिता की बात का जवाब दिया। अपनी प्रेमिका को अपने साथ रहने के लिए अपने माता पिता के खिलाफ खड़ा देकर तुम्हारा दिल भावुक हो उठा। वहीं बार बार तुम्हारी तुलना जिस लिन तियानसी से की जा रही थी, उसके प्रति तुम्हारे मन में गहरी नाराजगी भर गई। तुमने लियू युनशान और उनकी पत्नी की ओर देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, लिन तियानसी एक छोटा सा लिन परिवार जिसकी कुल संपत्ति सिर्फ 10-12 अरब है। इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आप देखेंगे कि वही लोग मेरे सामने सिर झुकाएंगे और सिर्फ 1 अरब की फंडिंग के लिए आप अपनी ही बेटी की जिंदगी का सौदा करने को तैयार हैं। इसे आप उसकी भलाई कहते हैं? एक दिन आपको अपने आज के फैसले पर जरूर पछताना पड़ेगा। तुम्हारी बात सुनकर लियू युनशान गुस्से से कांप उठे। तुम चाहते हो कि पूरे झोंगहाई का लिन परिवार तुम्हारे सामने झुके? लगता है तुम्हें सचमुच किसी मानसिक अस्पताल में इलाज की जरूरत है। और पछतावा? मुझे तो अफसोस है कि मैंने पहले ही तुम्हें सबक क्यों नहीं सिखाया। स्थिति बिगड़ती देख लियू चियान की माँ तुरंत बीच में आई। उन्होंने अपने पति को पकड़कर बाहर ले जाना ही बेहतर समझा। जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर तुम्हें और अपनी बेटी को साथ खड़े देखा, गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। उस रात तुम झोंगहाई इंटरनेशनल होटल के सबसे आलीशान प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचे। साधारण कपड़े पहनकर तुम बेहद आरामदायक बिस्तर पर लेट गए और चारों तरफ की भव्य सजावट देखने लगे। पूरा स्वीट किसी महल से कम नहीं था। अलग अलग बेडरूम, स्टडी, लाउंज, निजी बार और शानदार सजावट। हर कोना ऐश्वर्य से भरा हुआ था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स टंगी थी और बार में दुनिया भर की दुर्लभ शराबें सजी हुई थी। लेकिन तुम्हारा ध्यान इन सब पर नहीं था। तुम्हारे मन में सिर्फ लियू चियान का ख्याल घूम रहा था। कुछ देर बाद वो नहाने चली गई, जबकि तुम उसके इंतजार में कमरे में बैठे रहे। अगले दिन दोपहर के आसपास तुम्हारी नींद खुली। तुमने तैयार होकर होटल के मालिक के दफ्तर का रुख किया। नाश्ता पहुंचाने आए मैनेजर से तुमने पूछा, क्या पहले वाले मालिक मिस्टर वांग से अभी भी संपर्क किया जा सकता है? मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ लेकिन बोला, जी सर, वो अभी भी झोंगहाई शहर में है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें तुरंत बुला सकता हूँ। तुमने सिर हिलाकर कहा, हाँ, उन्हें तुरंत बुलाइए, मुझे उनसे एक जरूरी काम है। मैनेजर ने तुरंत फोन किया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और गोल मटोल तेली सी चमक वाले चेहरे के साथ मिस्टर वांग अंदर आते दिखाई दी। जब वांग मालिक ने तुम्हें विशाल ऑफिस टेबल के पीछे बैठे देखा तो उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। हा, बॉस किन, सिर्फ एक दिन में ही आपका चेहरा खुशी से चमक रहा है। लगता है लगातार खुशखबरी मिल रही है। वो कुर्सी पर बैठे हुए मुस्कुराकर बोले, बॉस किन, आपने मुझे किस अच्छे काम के लिए बुलाया है? तुम कुर्सी से थोड़ा पीछे टिके, उंगलियों से मेज पर हल्की थपकी देते हुए बोले, बात ऐसी है कि मैंने ये होटल तो खरीद लिया है, लेकिन मुझे होटल चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वापस आकर इसी होटल का प्रबंधन संभालें और मैं आपके साथ कोई अन्याय भी नहीं करूंगा। होटल से जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा बांटेंगे, यानी 50-50 साझेदारी। क्या कहते हैं? तुम्हारी बात सुनते ही वांग मालिक की आंखें चमक उठी। सच में? तुमने शांत भाव से सिर हिलाया। बिल्कुल सच। वांग मालिक खुशी से अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए बोले, जरूर, बिल्कुल जरूर, आज से मैं आपका आदमी हूँ। आप जिधर कहेंगे मैं उधर ही चलूंगा। होटल बिकने के बाद वो बहुत दुखी थे, लेकिन अब किस्मत ने फिर से उनका साथ दे दिया था। झोंगहाई इंटरनेशनल होटल हर साल कम से कम 1 अरब से अधिक का मुनाफा कमाता था। आधा हिस्सा मिलने का मतलब था कि उन्हें हर साल करोड़ों की कमाई होगी, जबकि होटल का संचालन भी वही करेंगे। तुम मुस्कुराए और बोले, तो फिर ये तय रहा। इसके बाद तुमने कहा, मुझे तुमसे एक और काम करवाना है। जी, आप आदेश दीजिए। वांग मालिक तुरंत तैयार हो गए। तुमने चाय का कप उठाकर
उठाकर एक घूंट लिया और बोले, मेरे पास अभी कुछ अतिरिक्त पैसा है। मेरी नजर झोंगहाई के लिन परिवार पर है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पूरे कारोबार और संपत्ति की विस्तृत जानकारी जुटाओ। वांग मालिक ने बिना सोचे जवाब दिया, ये काम हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, किन साहब, अचानक आपको लिन परिवार में दिलचस्पी क्यों हो गई? उनकी कंपनी बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमाती, ऊपर से ये पारिवारिक कारोबार है जिसमें रिश्तेदारों के बीच काफी उलझने हैं। ज्यादातर लोग ऐसी कंपनी खरीदने से बचते हैं। तुम हल्का सा मुस्कुराए। किसी से मेरा एक वादा है। उसने कहा था कि मैं कभी लिन परिवार को अपने सामने झुका नहीं सकता। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो पूरा लिन परिवार मेरे सामने घुटने टेक देगा। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। मैं जिसे झुकाना चाहूंगा उसे झुकना ही पड़ेगा। अब वांग मालिक तुम्हारे और भी बड़े प्रशंसक बन चुके थे। उन्होंने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी और तुरंत काम पर लग गए। सिर्फ 1.5 घंटे बाद उनका फोन आया, किन साहब, जानकारी मिल गई है। लिन ग्रुप एक पारिवारिक शेयरधारिता वाली कंपनी है। कंपनी के शेयर 4 हिस्सों में बांटे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा 40% लिन तियानसी के पिता लिन युनलोंग के पास है। तुमने तुरंत आदेश दिया, लिन परिवार के बाकी 3 भाइयों से संपर्क करो। उन्हें साफ कह दो कि मैं उनके सभी शेयर बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत पर खरीदने को तैयार हूँ। वांग मालिक ये सुनकर दंग रह गए। लिन ग्रुप का वार्षिक मुनाफा मुश्किल से 10% के आसपास था। इतनी ऊंची कीमत पर शेयर खरीदना किसी भी कारोबारी नजरिए से घाटे का सौदा था। उन्होंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने साफ शब्दों में कहा, ज्यादा सवाल मत करो, जैसा कहा है वैसा ही करो। आखिरकार वांग मालिक मान गए। शाम 6 बजे उनका फिर फोन आया, सब कुछ तय हो गया है। आज रात लिन परिवार के तीनों भाई आपके सम्मान में दावत रखेंगे और वहीं शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी कर देंगे। तुम उनकी कार्यकुशलता से बेहद संतुष्ट हुए और तुरंत सारी व्यवस्था करने का आदेश दिया। शाम 6 बजे झोंगहाई इंटरनेशनल होटल का कॉन्फ्रेंस रूम। लिन युनलोंग को छोड़कर लिन परिवार के बाकी तीनों भाई पहले से ही वहां मौजूद थे। तीनों के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई ऐसा अमीर इंसान भी हो सकता है जो उनकी हिस्सेदारी बाजार कीमत से दोगुने दाम पर खरीदने को तैयार हो। लिन परिवार का कारोबार सामान्य मुनाफा देता था और सालाना मिलने वाला लाभांश भी बहुत कम था। उधर लिन युनलोंग अपने 40% शेयरों के दम पर वर्षों से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे। बाकी तीनों भाइयों के मन में लंबे समय से नाराजगी थी, लेकिन पारिवारिक रिश्तों की वजह से वे खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे। अब जब किसी सुपर अमीर खरीदार ने दोगुनी कीमत देने का प्रस्ताव रखा तो उनके लिए ये किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं था। इतने पैसे से वे अपना अलग कारोबार शुरू कर सकते थे और किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बिना ज्यादा बातचीत किए उन्होंने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तीनों भाई बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और तुम अंदर दाखिल हुए। तुम्हें देखते ही तीनों फुर्ती से अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। वे मुस्कुराते हुए बड़े सम्मान के साथ तुमसे हाथ मिलाने लगे। जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा खरीदार इतनी कम उम्र का है तो वे अंदर ही अंदर दंग रह गए। इसके बाद तुम्हारी तारीफों की झड़ी लग गई। कोई तुम्हें युवा प्रतिभा बता रहा था तो कोई तुम्हारी दूरदर्शिता और साहस की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन तुम्हें इन चापलूसी भरी बातों से कोई मतलब नहीं था। तुम्हारा मकसद सिर्फ शेयर खरीदना था। सारा काम बहुत तेजी से पूरा हुआ। दोनों पक्षों ने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और तुमने बिना पलक झपकाए पूरी रकम तुरंत ट्रांसफर कर दी। लेकिन इसके बाद तुमने ऐसा कदम उठाया कि तीनों भाई हैरान रह गए। तुमने तीनों को अलग अलग 50 लाख रुपए अतिरिक्त दिए और कहा, मेरी सिर्फ एक शर्त है, कल होने वाली लिन ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक में तुम तीनों खुलकर मेरा साथ दोगे। अगर काम सफल हुआ तो आगे भी तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। इतनी बड़ी रकम और भविष्य के वादे ने उनकी आखिरी झिझक भी खत्म कर दी। वैसे भी वे वर्षों से लिन युनलोंग के घमंडी व्यवहार से परेशान थे, इसलिए उन्होंने बिना देर किए पैसे स्वीकार कर लिए और तुम्हारा साथ देने का वादा कर दिया। अगले दिन लिन ग्रुप का मुख्यालय। तुम वांग मालिक के साथ तीनों शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर सीधे कंपनी पहुंच गए। आज कंपनी की सालाना शेयर धारकों की बैठक। तुमने जानबूझकर यही दिन चुना था क्योंकि आज तुम कुछ बड़ा करने वाले थे। मुख्य हॉल में लिन तियानसी मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त था। हर साल की तरह इस बार भी व्यापारिक साझेदारों और खास मेहमानों को बुलाया गया था। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। अचानक उसकी नजर तुम पर पड़ी। किन्मो! वो हैरानी से चिल्लाया। वो तुम्हारे पास आया और सिर से पैर तक तुम्हें देखते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हल्का सा मुस्कुराए। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? लिन तियानसी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये लिन परिवार की कंपनी है, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अभी इसी वक्त बाहर निकलो। पिछली बार बैंक में हुई बेइज्जती वो अब तक नहीं भूला था। तभी से वो बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। आज जब तुम खुद उसके सामने आ गए तो उसने मौका नहीं छोड़ा। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा ताकि हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान इधर आ जाए, लेकिन तुम बिल्कुल शांत रहे। तुम उसके सामने जाकर मुस्कुराए और बोले, क्या अपने दादाजी से ऐसे बात करते हैं? ये सुनते ही आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लिन तियानसी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो चिल्लाया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! उसने तुम्हारी ओर उंगली दिखाते हुए गरज कर कहा, इसे अभी बाहर निकालो। उसके आदेश मिलते ही 4-5 सुरक्षा गार्ड तुम्हारी ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी पूरे हॉल में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रुको, कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। सबने मुड़कर देखा। करीब 50 साल का एक प्रभावशाली व्यक्ति तेज कदमों से उनकी ओर आ रहा था। बड़े पापा लिन तियानसी ने उन्हें देखते ही सम्मान से कहा। वो तुम्हारी शिकायत करने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने उसे बीच में ही डांट दिया। तुम यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? उनकी तेज आवाज सुनकर लिन तियानसी सहम गया। उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि श्री किन हमारे सबसे सम्मानित मेहमान हैं? अगर तुमने इनके बारे में एक शब्द भी और कहा तो मैं खुद तुम्हें इस इमारत से बाहर निकलवा दूंगा। इतना कहकर वो तुरंत तुम्हारी ओर मुड़े। उनके चेहरे पर पल भर में मुस्कान आ गई। श्री किन, मुझे बेहद अफसोस है, घर के छोटे लोग ना समझ हैं। अगर इन्होंने आपका अपमान किया है तो मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूँ। ये दृश्य देखकर लिन तियानसी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका हमेशा घमंडी रहने वाला बड़ा चाचा, जो अपने बड़े भाई और कंपनी के चेयरमैन लिन युनलोंग की भी बात आसानी से नहीं मानता था, आज उसी किन्मो के सामने इतना विनम्र और सम्मान से पेश आ रहा था। लिन तियानसी को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हॉल में मौजूद
बाकी लोग भी हैरान थे। सबकी निगाहें तुम्हारे ऊपर टिकी थी। कुछ ही देर बाद तुम्हें पूरे सम्मान के साथ लिन ग्रुप की शेयर होल्डर्स मीटिंग के कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। धीरे धीरे सभी शेयर धारक अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। कंपनी के चेयरमैन लिन युनलोंग, जिनके पास कंपनी के 40% शेयर थे, हमेशा की तरह सबसे बीच वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये नौजवान यहाँ क्या कर रहा है? ये तो कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी। यहाँ सिर्फ वही बैठ सकता था जिसके पास कंपनी के शेयर हो। बड़े से बड़ा ग्राहक भी नीचे बैठा था, लेकिन तुम सीधे मुख्य टेबल पर बैठे थे। लिन युनलोंग कुछ पूछने ही वाले थे कि तभी लिन तियानसी के बड़े चाचा अचानक खड़े हो गए। उन्होंने पूरे हॉल की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, आज हमारे परिवार की शेयर होल्डर्स मीटिंग है। इसी मौके पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं और मेरे दोनों भाइयों ने अपने पास मौजूद कुल 60% शेयर मिस्टर छिनमो को बेच दिए हैं। ये सुनते ही पूरा हॉल जैसे बिजली गिरने से कांप उठा। उन्होंने तुम्हारी ओर सम्मान से हाथ बढ़ाते हुए कहा, आज से मिस्टर छिनमो हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि आज की ये बैठक यहीं समाप्त कर दी जाए, क्योंकि अब कंपनी के वास्तविक मालिक और नए चेयरमैन यही हैं। ये सुनते ही लिन युनलोंग का दिमाग सुन्न पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। क्या इस लड़के के पास कंपनी के 60% शेयर हैं? उन्हें अपनी सांसें भारी लगने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके तीनों भाइयों ने अपने अपने 20% शेयर तुम्हें बेच दिए थे। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कुर्सी के हथे को कसकर पकड़ लिया। इतने वर्षों तक वे 40% शेयरों के दम पर पूरी कंपनी पर राज करते रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई व्यक्ति चुपचाप बाकी 60% शेयर खरीदकर उनसे भी बड़ा मालिक बन जाएगा। पीछे खड़ा लिन तियानसी तो जैसे पत्थर का हो गया था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। बैंक में हुई बेइज्जती तक तो वो सिर्फ तुमसे नफरत करता था, लेकिन आज तुमने सीधे उसके पूरे परिवार की कंपनी पर कब्जा कर लिया था। अब कंपनी का हर फैसला तुम्हारे हाथ में था। वो कभी खुद को इस कंपनी का भावी मालिक समझता था, लेकिन अब वो तुम्हारे सामने एक साधारण कर्मचारी से भी कम रह गया था। अगर तुम चाहो तो उसके पिता लिन युनलोंग को एक पल में पद से हटा सकते थे। ये सोचकर ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। नीचे बैठे सभी कारोबारी और मेहमान भी स्तब्ध रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई एक ही झटके में 60% शेयर खरीद सकता है। इसके लिए अरबों की रकम चाहिए थी। और सबसे हैरानी की बात, ये सब करने वाला कोई उम्रदराज उद्योगपति नहीं, बल्कि एक शांत, आत्मविश्वासी और बेहद युवा लड़का था। हॉल में बैठे सभी लोग तुम्हें सम्मान और आश्चर्य से देखने लगे। जिनकी कुल संपत्ति मुश्किल से 1-2 करोड़ थी, उन्हें अब अपनी हैसियत का एहसास हो रहा था। उनके साथ आई महिला सचिवों की आंखों में भी चमक आ गई। वहीं जिन उद्योगपतियों की बेटियां थीं, वे मन ही मन सोचने लगे, अगर किसी तरह इस नौजवान से रिश्ता हो जाए तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। जब पूरा हॉल तुम्हारी ओर श्रद्धा और सम्मान से देख रहा था, तभी तुम धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे। तुमने हल्का सा गला साफ किया और पूरे हॉल पर नजर डालते हुए कहा, सबसे पहले यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर तुम्हारी नजर सीधे लिन परिवार पर जाकर रुकी। तुम्हारे होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। और विशेष धन्यवाद लिन परिवार के तीनों भाइयों का, जिन्होंने मेरा साथ दिया। तुमने अपनी आस्तीन झटकते हुए शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज मेरे पास लिन ग्रुप के 60% शेयर हैं, इसलिए मेरा मानना है कि इस कंपनी का नया चेयरमैन बनने का अधिकार अब पूरी तरह मेरा है। इतना सुनते ही लिन परिवार के तीनों भाई और हॉल में मौजूद सभी लोग एक साथ सिर हिलाने लगे। किसी के पास इसका विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं। पूरा हॉल तुम्हारे समर्थन में सिर हिला रहा था। सिर्फ लिन युनलोंग और लिन तियानसी ही पत्थर की तरह जमे खड़े थे। उनके चेहरों का रंग बार बार बदल रहा था और बेइज्जती से उनका सिर झुका हुआ था। तुमने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े तीनों शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट ऊपर उठाए और ऊंची आवाज में कहा, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो अब मैं चेयरमैन के अधिकारों का इस्तेमाल करता हूँ। तुमने जानबूझकर अपनी बात धीमी की और फिर लिन पिता पुत्र की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि कंपनी ने शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन खरीदी है। वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है और उस प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक बेहद काबिल इंसान चाहिए, तभी मुझे संतोष होगा। सभी समझ चुके थे कि तुम जानबूझकर लिन युनलोंग को सबके सामने अपमानित कर रहे हो। लिन युनलोंग का चेहरा उतर चुका था। वो न हाँ कह पा रहे थे और न ही मना करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। तुम धीरे धीरे उनके पीछे जाकर खड़े हुए, दोनों हाथ उनके कंधों पर रखकर झुके हुए बोले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मिस्टर लिन युनलोंग खुद उस प्रोजेक्ट की देखरेख करने जाएं। तुमने उनके कान के पास झुकर ठंडी आवाज में कहा, कंपनी के भविष्य और सभी शेयरधारकों के हित के लिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं करेंगे। तो तुम लिन युनलोंग का पूरा शरीर कांप उठा। वो गुस्से से फट पड़ना चाहते थे। एक मामूली प्रोजेक्ट पर तो कोई जूनियर मैनेजर भी भेजा जा सकता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक तुम थे, असली मालिक भी तुम ही थे। तुम्हारे आदेश के सामने उन्हें मजबूरी में सिर झुकाना ही पड़ा। दूसरी ओर लिन तियानसी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब उसकी कोई हैसियत नहीं बची थी। तीनों चाचा खुलेआम तुम्हारा साथ दे रहे थे। पूरे हॉल में कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। वो एक हारे हुए इंसान की तरह चुपचाप खड़ा रह गया। उसे इस हालत में देखकर तुम्हारे चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। तुम जोर से हंसते हुए बोले, अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो फैसला यहीं तय माना जाए। सबको लगा कि अब मामला खत्म हो गया है, लेकिन तभी तुमने ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे झोंगहाई के व्यापारिक जगत में भूचाल ला दिया। तुमने ऊंची आवाज में कहा, आज से मैं लिन ग्रुप का नया चेयरमैन हूँ और अपने पहले आदेश के रूप में मैं घोषणा करता हूँ कि आज से कंपनी के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन छुट्टी पर रहेंगे। पूरा हॉल सन्न रह गया। तुमने आगे कहा, जब तक मैं वापस काम शुरू करने का आदेश न दूं तब तक कोई ऑफिस नहीं आएगा। फिर मुस्कुराकर तुमने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया और छुट्टियों के दौरान सभी कर्मचारियों को 3 गुना वेतन दिया जाएगा। आराम से घूमो, परिवार के साथ समय बिताओ, बच्चों के साथ खेलो, माता पिता के साथ रहो और अपनी जिंदगी का आनंद लो। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत रहा। फिर जैसे खुशी का विस्फोट हो गया। सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठे। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कोई जोर से चिल्लाया, चेयरमैन साहब, हम आपसे प्यार करते हैं। चारों तरफ तालियों और नारों की गूंज फैल गई। तुमने बस हल्के से हाथ हिलाया
और मुस्कुराकर कहा, मीटिंग खत्म। इसके बाद तुम सबकी तालियों और सम्मान के बीच हॉल से बाहर निकल गए। पीछे सिर्फ लिन पिता पुत्र की बेबस निगाहें रह गईं। सिर्फ 3 दिन बाद पूरा लिन ग्रुप बुरी तरह चरमरा गया। तुम्हारे आदेश के कारण पूरी कंपनी बंद पड़ी थी। सभी प्रोजेक्ट रुक चुके थे। बिजनेस पार्टनर घबरा गए। लगातार फोन आने लगे। कई कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की धमकी देने लगी। जिन प्रोजेक्ट्स पर भारी बैंक लोन लिया गया था वे पूरी तरह ठपड़ गए। हर दिन लाखों का नुकसान होने लगा। अगर यही हाल रहा तो कभी पूरे शहर पर राज करने वाला लिन ग्रुप कुछ ही दिनों में दिवालिया हो सकता था। ये सब देखकर लिन युनलोंग की हालत खराब हो गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को खड़ा करने में लगा दी थी, लेकिन अब सब कुछ उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। उन्होंने तुरंत बाहरी इलाके वाला प्रोजेक्ट छोड़ दिया और घबराकर शहर वापस लौट आए। उन्हें किसी भी कीमत पर तुमसे मिलना था। उन्होंने अपने पुराने भरोसेमंद लोगों को बुलाया। यहाँ तक कि डरा हुआ लिन तियानसी भी मजबूरी में उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि अब बात सिर्फ कंपनी की नहीं, पूरे परिवार के अस्तित्व की थी। उधर झोंगहाई इंटरनेशनल होटल के आलिशान मालिकाना ऑफिस में तुम बड़े आराम से मुलायम सोफे पर बैठे थे और तुम्हारी बाहों में थी बेहद खूबसूरत और मासूम लियू चियान जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे सीने से लगी हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर पूरा लिन परिवार तुम्हारे सामने झुकने के लिए। तुम और लियू चियान एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। कमरे में सिर्फ प्यार भरा सन्नाटा था। तभी अचानक डोरबेल की तेज आवाज गूंज उठी। दरवाजा खुला और प्रोफेशनल सूट पहने तुम्हारी महिला सचिव अंदर आई। वो सम्मान से झुककर बोली, सर, लिन ग्रुप से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, क्या उन्हें अंदर भेज दूं? तुम्हारे होंठों पर एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान उभर आई। आखिरकार उनका सब्र टूट ही गया। हार मानने आ गए हैं। तुमने अब भी लियू चियान की कमर पर हाथ रखा हुआ था और शांत स्वर में कहा, उन्हें अंदर भेज दो। जी सर। सचिव बाहर चली गई। कुछ ही पल बाद भारी दरवाजा फिर खुला। एक साथ 6-7 लोग कमरे में दाखिल हुए। सबके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सबसे आगे थे लिन युनलोंग। उनके पीछे लिन तियानसी और लिन परिवार के बाकी वरिष्ठ सदस्य खड़े थे। लिन युनलोंग ने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर छिन, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम आराम से सोफे पर बैठे रहे, मानो कमरे में कोई आया ही न हो। तुम्हारी बाह अब भी लियू चियान के कंधों पर थी। ये देखकर वो हल्का सा शर्मा कर मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये दृश्य लिन तियानसी के लिए किसी जहर से कम नहीं था। वो हमेशा से लियू चियान को पसंद करता था। उसने उसके माता पिता को खुश करने की हर कोशिश की थी ताकि एक दिन उससे शादी कर सके। लेकिन आज जिस लड़की को वो पाना चाहता था वो तुम्हारी बाहों में मुस्कुरा रही थी। उसका दिल जल कर राख हो गया। वो गुस्से से कांप रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अब उसके पिता तक तुम्हारे सामने बेबस थे। लिन युनलोंग ने गंभीर आवाज में कहा, कंपनी के सभी कर्मचारियों को छुट्टी देने वाला फैसला आपको तुरंत वापस लेना होगा। उन्होंने गुस्सा दबाते हुए आगे कहा, 3 गुना वेतन देना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कंपनी एक दिन भी बंद रही तो हमें करोड़ों का नुकसान होगा। तुम मुस्कुराए। नुकसान? तुमने आराम से कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, चाहे जितना भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस यही नजारा देखना है। तुम लिन युनलोंग के होंठ कांपने लगे। उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या तुमने हमारी कंपनी सिर्फ इसलिए खरीदी थी? तुम्हें मुनाफा नहीं चाहिए? तुमने दोनों हाथ फैलाकर हंसते हुए कहा, मुनाफा? मैंने ये कंपनी पैसे कमाने के लिए नहीं खरीदी, मैंने इसे सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए खरीदा है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। लिन युनलोंग पूरी तरह हिल गए। उन्होंने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, अब हम दोनों एक ही नाव में हैं। तुम्हारे पास कंपनी के 60% शेयर हैं। अगर तुम अभी कर्मचारियों को वापस बुला लो तो अभी भी सब कुछ संभल सकता है। हमारे पुराने ग्राहक वापस आ जाएंगे। साल के अंत तक तुम्हें सिर्फ अपने हिस्से से ही 2-3 अरब का मुनाफा होगा। तुमने उनकी बात बीच में ही काट दी। 2-3 अरब? तुम हंस पड़े। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस रकम की परवाह करता हूँ? फिर तुम धीरे धीरे उठे, उनके सामने जाकर खड़े हो गए। ठंडी आवाज में बोले, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ एक है, लिन ग्रुप को पूरी तरह बर्बाद करना। मैं पैसे से तुम्हें हराऊंगा और तब तक हराऊंगा जब तक तुम खुद हार मानकर मेरे सामने सिर नहीं झुका देते। जहां तक पैसों की बात, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि इसमें कितने अरब खर्च हो जाएं। लिन युनलोंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान अरबों रुपए खर्च करके सिर्फ बदला लेने के लिए पूरी कंपनी खरीद सकता है। उन्होंने कांपते हुए अपना माथा पकड़ लिया, फिर बेहद थकी हुई आवाज में पूछा, आखिर क्यों? हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने धीरे से अपनी नजर बगल में खड़े कांपते हुए लिन तियानसी पर डाली, फिर ठंडी आवाज में कहा, क्यों? इस सवाल का जवाब अपने प्यारे बेटे से पूछो। यही सुनते ही लिन युनलोंग जैसे सब कुछ समझ गए। उन्हें एहसास हो गया कि आज उनका पूरा परिवार जिस बर्बादी के कगार पर खड़ा है उसकी असली वजह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा लिन तियानसी था। उसकी घमंड भरी हरकतों ने पूरे लिन परिवार को इस विनाश के रास्ते पर ला खड़ा। गुस्से से कांपते हुए लिन युनलोंग अचानक पलटा और अपने बेटे लिन तियानसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर मिस्टर किन से माफी मांगो। पूरे दिन मुसीबतें खड़ी करता रहता है, निकम्मे। नहीं। लिन तियानसी ने अपने सूजे हुए गाल को पकड़ लिया। उसने पहले अपने गुस्से से भरे पिता की तरफ देखा, फिर तुम्हारी तरफ। इस समय तुम उसे किसी अजय देवता से कम नहीं लग रहे थे। आखिरकार उसने हार मान ली। धड़ाम, वो दोनों घुटनों के बल तुम्हारे सामने गिर पड़ा। दादाजी, मुझसे गलती हो गई, कृपया हमारे लिन परिवार को माफ कर दीजिए। जो कभी घमंड से सिर ऊंचा रखता था आज वही जमीन पर झुका हुआ एक हारे हुए इंसान की तरह माफी मांग रहा था। साथ आए लिन परिवार के बाकी बड़े बुजुर्ग ये दृश्य देखकर गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। जब खुद लिन युनलोंग तुम्हारे सामने झुक चुका था तो उनकी क्या औकात थी। तुमने घुटनों पर पड़े लिन तियानसी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, बस इतना ही? लिन युनलोंग चौंक गया। क्या मेरा बेटा तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ चुका है? क्या ये भी काफी नहीं? तुमने बिना किसी भाव के जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपमानित करके सिर्फ घुटनों पर बैठ जाने से सब खत्म हो जाएगा? दुनिया इतनी आसान नहीं है। लिन युनलोंग की आवाज कांपने लगी। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर कंपनी दोबारा शुरू नहीं हुई
तो पूरा लिन ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। वो खुद सड़क पर आ जाएगा, बैंक उसके पीछे पड़ जाएंगे और शायद जेल भी जाना पड़े। इसलिए चाहे तुम्हारी शर्त कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे मानना ही था। तुमने ठंडे स्वर में कहा, अगर मेरी माफी चाहिए तो पहली शर्त है तुम भी मेरे सामने घुटनों पर बैठोगे। ये सुनते ही लिन युनलोंग का शरीर जैसे पत्थर बन गया। वो वर्षों तक झोंगहाई शहर का सबसे प्रभावशाली उद्योगपति रहा था। उसने कभी किसी के सामने सिर तक नहीं झुकाया था, लेकिन आज उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद वो धीरे धीरे झुका और आखिरकार वो भी तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर झुकाकर तुमसे माफी मांगी। तुमने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा, अब बात बनी, कम से कम समझदारी तो दिखाई। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मेरी दूसरी शर्त, तुम्हारे पास लिन ग्रुप के जो 40% शेयर हैं, उन्हें बाजार कीमत के सिर्फ आधे दाम पर मुझे बेच दो। ये सुनते ही लिन तियानसी उछल पड़ा। क्या, आधी कीमत पर? इससे तो हमारा कम से कम 2 अरब का नुकसान हो जाएगा। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर से मांस काट रहा हो। वो अपने पिता को रोकने ही वाला था कि लिन युनलोंग ने गहरी सांस लेकर सिर झुका दिया। मैं तैयार हूँ। लिन तियानसी स्तब्ध रह गया। पापा, आप सच में आधी कीमत पर सारे शेयर बेच देंगे? जवाब में चटाक एक और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। लिन युनलोंग गर्जा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मिस्टर किन से दुश्मनी न लेता तो आज हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर उसने ये सौदा नहीं किया तो कुछ ही दिनों में पूरा लिन ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। कम से कम इस तरह उसे अपनी आधी संपत्ति तो वापस मिल जाएगी। इसके बाद वो फिर तुम्हारी तरफ मुड़ा और सिर झुकाकर बोला, मिस्टर किन, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक मौका दिया। मैं अपनी इच्छा से लिन ग्रुप के 40% शेयर बाजार कीमत के आधे मूल्य पर आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुमने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, बाप आखिर बाप होता है, अपने नालायक बेटे से कहीं ज्यादा समझदार। फिर तुमने हाथ हिलाकर आदेश दिया, ठीक है, समय बर्बाद मत करो, अभी जाओ, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार करो और वापस लेकर आओ। आज ही सौदा पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। लिन युनलोंग ने सिर झुकाकर हामी भरी और अपने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद लिन युनलोंग बार बार झुकर तुमसे माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि अगले ही दिन वो और उसका बेटा झोंगहाई शहर छोड़ देंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अब वे जिंदगी भर तुम्हारे सामने आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। तुमने हाथ में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पकड़ा और भागते हुए लिन परिवार के बाप बेटे को देखकर जोर से हंस पड़े। अब लिन ग्रुप के 100% शेयर तुम्हारे कब्जे में थे। कंपनी का लिन परिवार से अब कोई संबंध नहीं बचा था। अगले ही दिन तुमने तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाई और आधिकारिक घोषणा कर दी कि लिन ग्रुप का नाम बदलकर अब किन ग्रुप होगा। जहां तक कंपनी के कर्मचारियों और प्रबंधन का सवाल था, तुमने घोषणा की, जो लोग काम जारी रखना चाहते हैं उन्हें पहले से 3 गुना वेतन मिलेगा और जो नौकरी छोड़ना चाहते हैं उन्हें भी मोटा मुआवजा देकर सम्मान पूर्वक विदा किया जाएगा। 3 गुना वेतन सुनते ही पूरे ग्रुप में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर काम तो वही करना था, चाहे कंपनी का नाम लिन ग्रुप हो या किन ग्रुप। कर्मचारियों के लिए क्या फर्क पड़ता था? ऊपर से नया मालिक पहले से 3 गुना ज्यादा वेतन दे रहा था। ऐसी नौकरी कौन छोड़ना चाहता? सभी कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ काम में जुट गए और एक एक करके तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी जताने लगे। इस तरह बिना ज्यादा मेहनत किए ही झोंगहाई शहर का अरबों की संपत्ति वाला लिन ग्रुप तुम्हारे विशाल कारोबारी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और दूसरी तरफ तुमसे दुश्मनी लेने की कीमत लिन परिवार को शहर छोड़कर चुकानी पड़ी। उधर झोंगहाई शहर के लियू परिवार के आलीशान बंगले में लियू युनशान लगातार फोन पर फोन किए जा रहा था। उसके नए कारखाने में निवेश किया गया प्रोजेक्ट अब भारी आर्थिक संकट में फंस चुका था। अगर जल्द ही बड़ी रकम का इंतजाम नहीं हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो अब तक लगाया गया सारा पैसा डूब जाएगा। इतना ही नहीं, बैंक से लिए गए करोड़ों के कर्ज की किस्तें भी चुकानी असंभव हो जाएंगी। उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से वो हर हाल में अपनी बेटी लियू छियान की शादी लिन तियानसी से करवाना चाहता था, क्योंकि लिन परिवार बेहद अमीर था। अगर दोनों परिवार रिश्तेदार बन जाते तो यकीनन लिन परिवार उसकी आर्थिक मदद करता और उसकी कंपनी बच जाती। इसी उम्मीद पर वो अब टिका हुआ था। एक और लेनदार का धमकी भरा फोन खत्म करने के बाद लियू युनशान थका हुआ सोफे पर गिर पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा, गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर तुरंत उसने लिन युनलोंग का नंबर मिलाया। कुछ ही देर में फोन जुड़ गया। हेलो भाई लिन, मैं लियू युनशान बोल रहा हूँ। कब फुर्सत मिलेगी? चलिए साथ बैठकर खाना खाते हैं। तियानसी और छियान की शादी की बात भी आराम से कर लेंगे। लियू युनशान मुस्कुराते हुए बड़ी खुशामद भरी आवाज में बोला। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से आई आवाज पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो टूटी हुई और बेहद निराश लग रही थी। लियू साहब, माफ कीजिए, मैं अब झोंगहाई छोड़ चुका हूँ। खाना खाने की जरूरत नहीं है और मेरे बेटे तियानसी और आपकी बेटी की शादी की बात भी यहीं खत्म समझिए। लिन युनलोंग ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। आपकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। उसे मिस्टर किन जैसा इंसान मिला है। मेरा नालायक बेटा उसके सामने कहीं नहीं टिका। ये सुनते ही लियू युनशान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो घबरा गया। भाई लिन, आखिर हुआ क्या है? ये मिस्टर किन कौन है? फोन के दूसरी तरफ से फिर भारी आवाज आई। तुम्हें सच में नहीं पता? मेरे नालायक बेटे ने मिस्टर किन को नाराज कर दिया था। उन्होंने पूरे लिन ग्रुप के सारे शेयर खरीद लिए। अब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। हम बेघर हो गए हैं और शहर छोड़कर कहीं बाहर छिपकर रहने को मजबूर हैं। धड़ाम! लियू युनशान के हाथ से मोबाइल छूटकर मेज पर गिर पड़ा। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। क्या अरबों की संपत्ति वाला लिन ग्रुप सिर्फ 1-2 दिनों में किसी ने पूरी तरह खरीद लिया और लिन परिवार को झोंगहाई शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। अचानक उसके मन में एक भयानक विचार कौंधा। क्या वो मिस्टर किन, वही गरीब लड़का किन मो है
उसे याद आया कि नू ने कहा था मैं पूरे लिन परिवार को अपने सामने घुटनों पर झुकाऊंगा। क्या वो मजाक नहीं कर रहा था? क्या उसने सचमुच ये सब कर दिखाया? ये सोचते ही लियू युनशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी सबसे बड़ी परेशानी याद आई। अगर लिन परिवार ही बर्बाद हो चुका है तो उसकी फैक्ट्री बचाने के लिए जिस 100 रुपए मिलियन की मदद का उसे इंतजार था वो कहां से आएगी? जिस आखिरी उम्मीद के सहारे वो अब टिका हुआ था वही उम्मीद भी अब उसकी आंखों के सामने पूरी तरह टूट चुकी थी। लियू युनशान थके हुए इंसान की तरह सोफे पर धम्म से बैठ गया। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। जिससे मदद मिल सकती थी वो लगभग सबके सामने हाथ फैला चुका था। लेकिन 100 रुपए मिलियन 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, बल्कि 100 मिलियन जैसी भारी रकम जुटाना किसी के बस की बात नहीं थी। कई लोग उसकी मदद करना चाहते थे मगर उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं थी। अब ऐसा कोई नहीं बचा था जो उसकी मदद कर सके। लियू युनशान पूरी तरह निराशा के अंधेरे में डूब चुका था। अगर जल्द ही उसकी कंपनी की टूटी हुई फंडिंग दोबारा शुरू नहीं हुई तो उसका कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो बेचैनी में पूरे ड्राइंग रूम में इधर उधर चक्कर लगाने लगा मानो गर्म तवे पर बैठी चींटी हो। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिर उसके दिमाग में तुम्हारा नाम आया। इस समय पूरे झोंगहाई शहर में अगर कोई इतनी बड़ी रकम आसानी से निकाल सकता था तो वो सिर्फ तुम थे। तुम झोंगहाई इंटरनेशनल होटल के मालिक थे और कुछ ही दिनों में तुमने पूरे लिन ग्रुप को भी खरीद लिया था। इतनी ताकतवर आर्थिक हैसियत वाले इंसान के लिए 100 रुपए मिलियन कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसे अपने पिछले व्यवहार की याद आ गई। जिस तरह उसने और उसकी पत्नी ने तुम्हारा अपमान किया था उसे पूरा यकीन था कि अगर वो सीधे तुम्हारे पास जाएगा तो शायद तुम उससे मिलना भी पसंद नहीं करोगे। अब करे तो क्या करे? आखिर मजबूर होकर उसने अपनी बेटी लियू छियान को फोन लगाया। उसने अपनी पूरी परेशानी बताई और कहा कि वो तुम्हारी मदद चाहता है। शुरू में छियान चौंक गई। उसे लगा कि उसके पिता फिर से उसे तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता सिर्फ तुमसे मदद मांगना चाहते हैं तब उसने राहत की सांस ली। कुछ देर सोचने के बाद उसने तुम दोनों की मुलाकात तय करवा दी। मुलाकात की जगह तय हुई झोंगहाई शहर का शांगदाओ कैफे के अंदर तुम खिड़की के पास वाली सीट पर आराम से बैठे थे। हल्का संगीत पूरे माहौल को और भी सुकून भरा बना रहा था। तुम कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बाहर का खूबसूरत नजारा देख रहे थे। कुछ ही देर बाद कैफे के दरवाजे से लियू युनशान और उसकी पत्नी अंदर आए। तुम्हें देखते ही दोनों के चेहरों पर जबरन मुस्कान आ गई। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी घमंड भरी नजर नहीं थी जिससे वे तुम्हें किसी भिखारी की तरह देखते थे। अब वहां सिर्फ झिझक, शर्म और मजबूरी दिखाई दे रही थी। तुमने बिना कुछ कहे सामने की कुर्सियों की ओर इशारा किया। दोनों चुपचाप बैठ गए। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात कैसे शुरू करें। आखिर उन्होंने तुम्हारा जितना अपमान किया था वो सब आज भी उनके कानों में गूंज रहा था। कुछ पल बाद कल तक खुद को बड़े घराने की रानी समझने वाली लियू युनशान की पत्नी अचानक दयनीय स्वर में बोली, मिस्टर किन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको पहचानने में भूल की। हमारी बातें बिल्कुल गलत थी। कृपया हमें माफ कर दीजिए। आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमारी कंपनी की फंडिंग पूरी तरह रुक गई है। हमें तुरंत 100 रुपए मिलियन की जरूरत है। अगर ये पैसा नहीं मिला तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम कुर्सी से थोड़ा पीछे टिके और बिल्कुल ठंडे स्वर में बोले, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? तुम्हारा जवाब सुनकर लियू युनशान के माथे पर पसीना छलक आया। वो झुककर बोला, मुझे पता है कि आप हमसे नाराज हैं। हम अपनी गलती मानते हैं। हम दिल से आपसे माफी मांगते हैं। आप इतने बड़े इंसान हैं। आपके लिए 100 रुपए मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं होगी। कृपया हम पर दया कर दीजिए। हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने दोनों की तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक गरीब आदमी था, है ना? मेरे जैसे इंसान के पास तुम्हें देने के लिए पैसा कहां से आएगा? और वैसे भी मैंने तो कभी 88,888 रुपए वाली एक डिनर टेबल तक नहीं देखी। मुझसे पैसे मांगना ठीक नहीं है। ये सुनते ही लियू युनशान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी ही बातें याद आ गईं। आज वही शब्द तीर बनकर उसके दिल में चुभ रहे थे। उसे लगा जैसे अभी खुद को 2-4 थप्पड़ मार लेफ्टिनेंट काश उसने उस दिन तुम्हारा अपमान न किया होता। वो इतना शर्मिंदा था कि तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग लेना चाहता था। लेकिन उसे याद आया कि अगर आगे चलकर छियान की शादी तुमसे हुई तो वो तुम्हारा ससुर कहलाएगा। अगर आज वो तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ गया तो फिर जिंदगी भर अपना सिर कैसे उठा पाएगा? इसी बीच उसकी पत्नी ने सारी झिझक छोड़ दी। अपने परिवार और कंपनी को बचाने के लिए वो लगभग रोते हुए बोली, मिस्टर किन साहब, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपको पहचान नहीं पाए। आज हमें समझ में आ गया है कि असली अमीर इंसान आप हैं। लिन त्यांसी आपकी बराबरी तो क्या, आपके सामने कुछ भी नहीं है। हम अब कभी भी आपकी और छियान की शादी का विरोध नहीं करेंगे। आप दोनों जैसे चाहें वैसे रहिए। अगर चाहें तो हमारे घर आकर ही रहिए। बस हमारी बेटी छियान की खातिर इस एक बार हमारी मदद कर दीजिए। जब तुम्हें यकीन हो गया कि लियू युनशान और उसकी पत्नी पूरी तरह टूट चुके हैं तो तुमने शांत स्वर में कहा, अगर सच में तुम्हें अपनी कंपनी बचानी है तो मेरी एक शर्त माननी होगी। लियू युनशान तुरंत उत्साहित होकर बोला, जो कहोगे मान लेंगे। तुमने कॉफी का कप मेज पर रखा और कहा, आज से तुम्हारी कंपनी की चेयरमैन कियान होगी। तुम अपनी कुर्सी छोड़ोगे और सारी जिम्मेदारी उसे सौंपोगे। ये सुनते ही लियू युनशान के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या चेयरमैन कियान? तुमने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुरंत कंपनी में 1 रुपए अरब निवेश कर दूंगा और तुम्हारी कंपनी का संकट खत्म हो जाएगा। लियू युनशान हिचकिचाया, लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालेगी? तुम मुस्कुराए, उसकी चिंता मत करो। जब मैं कुछ ही दिनों में लिन परिवार जैसा बड़ा बिजनेस अपने कब्जे में ले सका हूँ तो तुम्हारी छोटी सी कंपनी संभालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब लियू युनशान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन तुम लियू कियान के साथ उसकी कंपनी पहुंचे। सभी कानूनी दस्तावेज पूरे किए गए और चेयरमैन की सारी शक्तियां कियान को सौंप दी गई। वो घबराई हुई बोली, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तुमने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कर सकती हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब उसने कंपनी की फाइलें देखी तो उसके होश उड़ गए। कंपनी की कैश फ्लो पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे बचाने के लिए कम से कम 1 रुपए अरब की जरूरत थी। वो मायूस होकर बोली, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? तुम हंस पड़े, सिर्फ 1 रुपए अरब के लिए इतनी चिंता? मुस्कुराओ, मैं अभी तुम्हें 2 रुपए अरब ट्रांसफर करता हूँ। कियान ने नाराज होकर कहा, मजाक मत करो। तुमने मोबाइल
निकाला और कुछ ही सेकंड में उसके खाते में 2 रुपए अरब भेज दिए। ये पैसे रखो, खत्म हो जाए तो और ले लेना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मोबाइल पर बैंक का मैसेज देखते ही कियान की आंखें भर आईं। वो दौड़कर तुम्हारे गले लग गई और खुशी से तुम्हें चूम लिया। जान, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? तुम मुस्कुराए। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों हंसते हुए ऑफिस से निकले और सीधे जोंगहाई इंटरनेशनल होटल की ओर रवाना हो गए। उसी समय शहर के दूसरे कोने में सनशाइन अनाथालय था, वही जगह जहाँ तुम्हारा बचपन बीता था। यहीं की बूढ़ी संचालिका ने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह पाला था। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुमने मन ही मन एक वादा किया था, अगर कभी मेरे पास बहुत पैसा आया तो मैं इस अनाथालय को पूरी तरह नया बनवाऊंगा ताकि यहाँ रहने वाले हर बच्चे को खुशहाल बचपन मिल सके। अब तुम्हारे पास हर महीने 100 रुपए अरब खर्च करने की ताकत थी, इसलिए आज तुम फिर उसी अनाथालय के दरवाजे पर खड़े थे। इस बार एक गरीब अनाथ बनकर नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के रूप में जो उस जगह को दुनिया का सबसे बेहतरीन घर बनाने आया था। तुम सनशाइन अनाथालय के पुराने लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुए। अंदर का हर नजारा बचपन की यादें ताजा कर रहा था। गुलाबों की क्यारियां अब भी वहीं थीं, लेकिन महीनों से उनकी छंटाई नहीं हुई थी। बीच में लगा राष्ट्रीय ध्वज का पोल पूरी तरह जंग खा चुका था। जो 3 मंजिला इमारत कभी तुम्हें बहुत बड़ी और सुंदर लगती थी, आज वो पुरानी और जर्जर दिखाई दे रही थी। तुमने चारों ओर नजर दौड़ाई और मन ही मन कहा, लगता है अब यहाँ बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस अनाथालय को बिल्कुल नया बनाना होगा। तभी सामने से एक आदमी तुम्हारी ओर आता दिखाई दिया। करीब आने पर तुमने उसे पहचान लिया। लियो मिंग? तुम? लियो मिंग भी अनाथालय में ही पला बड़ा था। बचपन में तुम दोनों एक ही लड़की लिन शिंग को पसंद करते थे। उसी बात को लेकर तुम दोनों में कई बार लड़ाई भी हुई थी। बड़े होने के बाद वो अनाथालय छोड़कर चला गया और फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। आज वो महंगे कपड़ों और चमकदार घड़ी में काफी अमीर लग रहा था। तुमने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो? आज यहाँ कैसे? लियो मिंग ने जानबूझकर अपनी महंगी घड़ी दिखाते हुए कहा, पुराने दिनों की याद आ गई थी, सोचा अनाथालय आकर कुछ दान भी कर दूं, आखिर अब मैं अच्छी कमाई करता हूँ। फिर उसने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया, और तुम? कहीं तुम भी दान देने तो नहीं आए? उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। उसे पता था कि तुम अभी कॉलेज में पढ़ते हो और पहले बहुत गरीब थे। तुम मन ही मन मुस्कुराए, अगर इसे पैसों का इतना घमंड है तो आज इसे पैसों से ही जवाब दूंगा। लेकिन बाहर से तुमने शांत स्वर में कहा, हाँ मैं भी दान देने आया हूँ, आखिर इस अनाथालय ने हमें पाला है, अब हमारी बारी है इसका कर्ज चुकाने की। लियो मिंग जोर से हंस पड़ा। तुम दान दोगे? कितना? 100 रुपए? 200 रुपए? या अपनी पूरी कॉलेज फीस? वो तुम्हारे करीब आकर बोला, नाटक मत करो, मैं भी इसी अनाथालय में पला हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि कॉलेज के छात्रों की हालत कैसी होती है। फीस स्कॉलरशिप से भरते हैं और खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ती है। तुमने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लगता है तुम्हें इस दर्द का काफी अनुभव है। तुम्हारी बात सीधे उसके पुराने जख्म पर लगी। अनाथालय में बिताए गरीबी के दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से एक बुजुर्ग आवाज सुनाई दी, छिनमो, लियो मिंग, तुम दोनों आ गए। दोनों ने मुड़कर देखा। सामने अनाथालय के बुजुर्ग संचालक खड़े थे। उनके साथ एक बेहद खूबसूरत युवती भी थी। उसके लंबे रेशमी बाल, नाजुक चेहरा और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही थी। तुम और लियो मिंग उसे देखते ही एक साथ बोल पड़े, लिन शिंग। लिन शिंग मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए बोली, छिनमो, लियो मिंग, बहुत समय बाद मिले। लियो मिंग तुरंत उत्साह से उसके पास पहुंचा और हाथ मिलाते हुए बोला, वाह, तुम्हें तो पहचानना ही मुश्किल हो गया, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वो लगातार उसकी तारीफ करता रहा। आजकल टीवी, अखबार और मोबाइल हर जगह तुम्हारी फिल्में और विज्ञापन दिखाई देते हैं। तुम तो पूरे देश की मशहूर स्टार बन गई हो, लगता है अब खूब पैसा भी कमा रही हो।